बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मौज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन आज खैरियत से गुजरेगा। और इसके साथ साथ कोरोना केसेस के हवाले से अपडेट्स आ रही हैं और कल NCOC के जो इजलास हुआ उसमें तजावीज़ और कुछ फ़ैसले किए गए। हुकूमत ने भी कुछ फ़ैसले कर लिए हैं और इसके साथ साथ आज भी इन फैसलों पर मज़ीद गौर होगा और तजावीज़ पर गौर होगा कि क्या किया जाना है क्या नहीं। लेकिन एक चीज़ तो सामने समझ आ रही है कि मज़ीद लॉकडाउन लग सकता है, मज़ीद स्मार्ट लॉकडाउन लग सकता है, मज़ीद केसेस बढ़ सकते हैं। तो आपने एहतियात जो है मज़ीद करनी है। बिल्कुल, क्योंकि केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और आज ही अगर बात करें तो 24 घंटों में 1808 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन सबसे पहले नज़र डालते हैं टॉप स्टोरीज पर। NCOC ने सिनेमा घर, थिएटर्स और दरबार फौरी बंद करने का हुक्म दे दिया। बड़े सियासी, मजहबी और सकाफती अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश की। शादी तकारीब में 500 से ज़्यादा अफराद की शिरकत ममनू होगी। रेस्टोरेंट पर रात 10 बजे तक बाहर बैठकर खाना खाने की इजाज़त होगी। कोरोना तेजी से फैलने लगा। एक रोज में 21 अमवात, 1808 नए केसेस सामने आ गए। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 21,000 से बढ़ गई। अस्पतालों में 197 मरीज वेंटिलेटर पर। शाह खान अब्बासी ने आज सिंध वाक़े की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा कर दिया। बोले, लोग जानना चाहते हैं किसने क्या किया। रिपोर्ट पब्लिक ना हुई तो हमेशा इब्हाम ही रहेगा। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तेलात शिबली फराज ने कहा कि मज़ार कायद बेहुरमती केस में आर्मी की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट से बिलावल भुट्टो जरदारी का इत्तेफाक और नवाज शरीफ का ना इत्तेफाक करना PDM के निफाक का सबूत है। बिलावल और मरियम अपोजिशन इत्तेहाद की मजबूती की अलामत बन गए। मरियम नवाज की दावत पर बिलावल भुट्टो मुलाकात के लिए पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं में 1-on-1 मुलाकात भी हुई। मुस्तकबिल की हिकमत अमली और गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी होगी हुक्मरानी? शेर धाड़ेगा, बल्ला घूमेगा या फिर चलेगा तीर? इंतखाबी दंगल सजने में सिर्फ 3 रोज बाकी। नून लीग पीपल्स पार्टी PTI की इंतखाबी मुहिम तेज। आवाम से गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और सूबा बनाने के बाद मुताले के शौकीन तलबा और तालिबात के लिए KPK सूबाई हुकूमत का एक बड़ा इकदाम। मोबाइल लाइब्रेरी का क़याम अमल में आ गया। इससे तलबा और तालिबात को 10 से 50% तक रियायत पर किताबें फराहम की जा सकेंगी। और दौरा न्यूजीलैंड के लिए 35 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम पहली बार टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे। अजहर अली, इमाम उल हक, शान मसूद, आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, जिशान मलिक स्क्वाड का हिस्सा। ये थी हमारी टॉप स्टोरीज। बाकायदा आगाज करेंगे आज के प्रोग्राम का और सबसे पहले तो NCOC ने मुल्क में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र कुछ तजावीज़ दी हैं हुकूमत को और लॉकडाउन सख्त करना चाह रहे हैं। वो माइक्रो लॉकडाउन को भी थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं। मज़ारात पर पाबंदी उन्होंने कहा लगा दें। थिएटर, सिनेमा घर फौरी तौर पर बंद कर दिए जाएँ। और साथ ही साथ इसमें वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर भी मौजूद थे, जिनकी सरबराही में इन तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और इन तमाम तजावीज़ पर बात की गई। बिल्कुल, और इसके साथ साथ चंद अब सूरत हाल जो है चेंज होती नज़र आ रही है। एक बार फिर यही कहा जा रहा है NCOC के इजलास में बड़े अवामी इज्तिमात पर पाबंदी की तजवीज़ भी दी गई है, जबकि हाई रिस्क एरियाज़ में कोरोना पाबंदियाँ मज़ीद सख्त करने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ साथ इजलास में मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र मुल्क भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद बढ़ाने की तजावीज़ भी दी गई हैं। बड़े नुकसान से महफूज रखने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के इत्तफाक़ राय का इंतजार है। तालीमी इदारों में कोरोना के मस्बत केसेस में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जिससे रखने की ज़रूरत है। कल ये डिस्कस हुआ NCOC के इजलास में और नवंबर 16 को वफाकी और सूबाई वज़राए तालीम इस सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि मौसम सरमा की तातीलात देनी है या नहीं देनी और उसकी कितने तवील वो तातीलात होंगी, जिसके ऊपर बेस किया जाएगा। ऑल्सो 20 नवंबर से जो शादी हॉल्स का एक डिस्कशन किया गया था, वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन आया कि सिर्फ 500 अफराद को अब शादी में इजाज़त होगी शिरकत करने की। इससे ज़्यादा लोग अगर शादी में होंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी। कई माह से अब तक मसाजिद में SOPs की तामील को उन्होंने सराहा, जबकि मुस्तकबिल में भी कहा कि मसाजिद को SOPs पर अमल दरामद जारी रखने का हमने मशवरा दिया है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो केसेस की शरह है उसमें सबसे ज़्यादा मुसद्दगा केसेस में आज़ाद
इजाफा जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में देखा गया और इसके साथ जहाँ पर 16.71% था। इसके अलावा बलूचिस्तान में 8.71 और सिंध में 5.39, पंजाब में 4.40 और गिलगित बल्तिस्तान में 3.24% तक केसेस बढ़ गए। और ये कि इस्लामाबाद और केपी में केसेस में बलतरतीब 4.92% और 4.61% तक कमी भी हुई है। और जून में सबसे ज़्यादा मस्बत शरह देखी गई थी, फिर मई में ये 6% के मुकाबले में 23% तक पहुँच गई थी। और ये तमाम सूरत हाल है। और आज भी अगर हम बात करें तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1808 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि अमवात की शरह भी बढ़ रही है। और अब कल जो है वो 21 अमवात कोरोना के बायस पेश आई है। वेंटिलेटर पर भी पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है। तशवीशनाक सूरत हाल है। गवर्नमेंट इस पर क्या डिसाइड करती है, NCOC की तजावीज़ जो है क्या वो मानना पॉसिबल होगा और फिर उसके ऊपर अमल दरामद किस तरह कराया जाएगा, इस पर हम बात करेंगे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम सीमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुसर्रत साहिबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि NCOC ने जो कल तजावीज़ दी हैं बहुत उसमें अब सख्ती नज़र आ रही है, वो स्मार्ट लॉकडाउन से थोड़ा सा बाहर होकर मज़ीद स्ट्रिक्टनेस की तरफ जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट उनकी ये तजावीज़ मान लेगी और फिर अमल दरामद कराना आसान होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया अबू ज़र एंड सीमल। बेसिकली सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि गवर्नमेंट ने डिसीजन NCOC के जो भी डिसीजन आएंगे उनके ऊपर ज़रूर गौर करना और फिर उनमें से जो उस वक्त इम्प्लीमेंट करने वाले होंगे वो हमें अल्टीमेटली करने पड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि आप नंबर ऑफ केसेस देखें और इस दफ़ा का जो इम्पैक्ट है इस वायरस का वो ज़्यादा है और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। और उसकी वजह है, उसकी एक लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रीज़न ये है कि डू यू रिमेंबर कि इसी सीज़न के अंदर ये यूरोप और चाइना एंड देन फिर बाकी तमाम कंट्रीज के अंदर गया था। बिल्कुल 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 इम्पोर्टेंट जी। और अब आगे जो ये जो वायरस है इसके लिए अब हमारे मुल्क में भी ये वेदर फ्रेंडली है। आगे सर्दी बढ़ रही है, इस सीजन में तो वैसे इन्फेक्शन वगैरह, फ्लू, फीवर है। और लास्ट जब ये इसकी वेव आई थी पाकिस्तान में तो उस वक्त हम सर्दी से निकल रहे थे, राइट। और आगे हमें बहुत बड़ी सपोर्ट, जो बहुत एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन भी दी हमेशा के, क्योंकि जब जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो शायद इसका इम्पैक्ट कम होगा, जो कि हुआ भी। तो अभी जो लोगों को समझने की जरूरत है कि पिछली दफा एहतियात लोगों ने ज्यादा की थी, एक डर था, खौफ था, लकीली पाकिस्तान बच गया। तो साहब आपकी बात ठीक है कि इस दफ़ा एहतियात ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हुकूमत को भी ऑब्वियसली ये मालूम होगा कि दोबारा जब आएगी वेव तो फिर एहतियात ज़्यादा करनी होगी। जिस तरह से पहले आहिस्ता आहिस्ता केसेस कम हुए तो लोग बड़े इत्मीनान में आ गए थे, हुकूमत भी इत्मीनान में थी, काफ़ी हद तक मामला बेहतर थे। अब ये मामला है कि अगर ये दोबारा से केसेस इस तरह से सामने आ रहे हैं, जो लॉकडाउन की बातें हो रही हैं जल्द से एक तरफ तो हो रहे हैं, साथ ये कहा जा रहा है जो शादी और हॉल्स का मामला है, फिर उसके बाद थिएटर्स का मामला है, वो कह रहे हैं कि जी जल्द से एक तरफ हो रहे हैं, एक तरफ तमाम अवामी इज्तिमा चल रहे हैं, लेकिन ये हमारे छोटे छोटे कारोबार फिर से बंद करने की वजह सामने नहीं आ रही है। इसको कैसे आप देखती हैं सिचुएशन को? अब आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वाकई ये उनका जो सवाल है वो बिल्कुल जायज़ सवाल है कि एक तरफ तो जलसे, जुलूस और रैलीज वो हो रही हैं और साथ अगर इस रैलीज और जलसों के होते हुए तो शादी हॉल अगर बंद करेंगे तो ऑफकोर्स कोई भी होगा वो आवाज़ उठाएगा। लेकिन मैं ये अर्ज करूँ कि शादी हॉल और ये जो भी सारे इज्तिमात पे पाबंदी से मुराद खाली ना जलसे जुलूस पे पाबंदी है, ना खाली शादी पे पाबंदी है, वो फिर सब पे होगी। और वो गवर्नमेंट ने अपनी विल पे, अपनी ख्वाहिश पे नहीं करनी। वो NCOC या आपके मुल्क के जो ग्राउंड रियलिटी होगी, आपको हॉस्पिटल्स की अब सिचुएशन पता चल रही होगी ना, मीडिया को भी हम बार बार रिपोर्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्शन। और ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का, जब तक हमारे नियर डियर में आप टीवी पे जो मर्जी चलाते रहो, जब तक आपके सराउंडिंग्स में अपने जानने वालों में ये चीजें नहीं आती ना तो लोग सीरियस भी नहीं होते। उससे भी अगली इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त ज्यादा अब लोग कैजुअल इसलिए हो गए कि पिछली दफा बचत हो गई थी, उनको लगता है कि फिर ऐसे आएगी वेव, गुजर जाएगी। ऐसा नहीं है। हम बारहा ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिंदगी जब तक पूरी दुनिया की पॉपुलेशन की मेजॉरिटी की वैक्सीन नहीं हो जाएगी, हमें SOPs के साथ ही गुजारनी है। हमें जिंदगी के वो तरीके इजाद करने हैं जिसमें हमारा जो एक्सपोजर है वो कम से कम हो और ये खुशी गम सब कुछ तो जिंदगी का हिस्सा है, ये तो चलते रहना है। लेकिन उनको
करने का तरीका हमारा चेंज होना चाहिए। मसलन हम इन चीजों पे गौर करें, अगर हम स्पेसिफिक शादी हॉल्स की बात करें और थिएटर्स भी इसमें शामिल हैं, सिनेमा हॉल भी शामिल है, क्योंकि वो भी बड़े परेशान है कि उनके हवाले से भी यही कहा जा रहा है कि उनको भी बंद किया जाना है। जी बिल्कुल परेशान तो देखें अबू ज़र सारे ही हैं, और परेशानी वाली सिचुएशन भी है कि इन बेचारों का पहले भी कारोबार इतने अच्छा तक बंद रहा, और अगर खुला भी तो उस तरह से शादियां हो नहीं रही, उस तरह से लोग नहीं वो अपने आप को मतलब हिम्मत बंधा रहे कि वो इस तरह की चीजें करें। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज उसमें जो है वो समझने वाली है, वो ये है कि हम जो भी फैसला करेंगे, एक तो उसमें एनसीओसी की रिकमेंडेशन होगी कौम के वसीतर मुफाद में, लोगों की जानों को बचाने के लिए। लेकिन हम ये बिल्कुल इरादा गवर्नमेंट नहीं रखती। अगर ये होगा हमारा फैसला तो ये आखिरी फैसला होगा कि हमें अगर कुछ बंद करना पड़े। बिल्कुल सही। मुसर्रत चीमा साहब, कब तक अनाउंस कर देगी गवर्नमेंट, क्योंकि एनसीओसी ने तो कल अपने इजलास में ये तमाम रिकमेंडेशंस जो हैं वो तो दे दी हैं गवर्नमेंट्स को। पंजाब हुकूमत कब तक तय कर लेगी कि अभी वक्त है ये तमाम रिस्ट्रिक्शंस का, या अभी थोड़ा सा वक्त मजीद देना चाहिए और देखना चाहिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है? देखिए जी, पंजाब गवर्नमेंट भी हमारे सीएम साहब ने बहुत शुरू में जब ये अभी वबा पाकिस्तान में आई भी नहीं थी तो हमारी तो एक उसके ऊपर कैबिनेट कमेटी ऑन कोरोना है, उनकी भी रेगुलर बेसिस पे मीटिंग्स हो रही होती है, और हम सारी तजावीज देते भी हैं एनसीओसी को और वहाँ से लेते भी हैं रिकमेंडेशन। हम ये चाह रहे हैं कि हम कोई बीच के रास्ते में जाएंगे इंशाल्लाह होपफुली, कि जिसमें अगर फर्ज करें कि शादी हॉल हम बंद नहीं करते, ऐसे इलाकों में तो बंद होंगे। एक मैं ये क्लियर कर दूं कि जहाँ पे हमने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया तो अगर उधर कोई बिल्कुल ठीक, वो एक अलग बहस है कि वहाँ अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा जी। उसमें बाकी जो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूं कि बाकी जगहों पे जैसे डिफरेंट ऑप्शन जेरे गौर है, शादी हॉल वालों को भी हमारे एक मिनिस्टर मिले हैं, उन्होंने कहा है कि जी हमें आप भी रिकमेंडेशन दें, हम भी बीच का रास्ता सोचते हैं कि मसलन जितनी स्पेस है उससे हाफ लोग आप ये लगाएं। फर्ज करो शादी हॉल में 200 बंदा बैठने की जरूरत है कि 100 आए और टेक अवे खाना वाना वहाँ पे ना सर्व किया जाए। इस तरह के ऑप्शन पे गौर हो रहा है, लेकिन जहाँ पे लॉकडाउन लग गया उस जगह पे फिर बिल्कुल एग्जैक्टली वहाँ पर तो प्रॉपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है और जिम्मेदारी भी है उधर इलाके की भी और तमाम कारोबारी वहाँ पर हजरात के भी। वेल थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, आपने हमें बताया इस वक्त सिचुएशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑब्वियसली सूबाई हुकूमतों का अपना इख्तियार है कब फैसला करती है, लेकिन एनसीओसी ने जो कह दिया अभी मुसर्रत साहिबा ने बड़े क्लियरली ये बोल दिया कि अभी हम देख रहे हैं कि हमें इतने एक्सट्रीम मेजर्स लेने की ज़रूरत है या कोई बीच का रास्ता निकालना है। तो वेल लेट्स सी कि हुकूमत पंजाब जो है वो क्या बीच का रास्ता निकालती है और क्या चीज़ें, कौन सी रिकमेंडेशन ऑप्ट करती है और कौन सी नहीं करती है, तो आने वाला वक्त हमें बताएगा। फिलहाल हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और लेटेस्ट अपडेट आपको ये देंगे कि एलएनजी केस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एक बार फिर अदालत में पेश हुए और कल उन्होंने एक अनोखी तजवीज़ जो है वो भी सामने रख दी कि मेरे इस पूरे केस को लाइव बराह रास्त दिखाया जाए ताकि आवाम को भी पता लगे कि इसके अंदर है क्या, किस तरह से प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, एंड ऑल्सो ही सजेस्टेड कि उसके पूरे अखराजात में खुद बर्दाश्त करूँ। बेसिकली शाहिद खाकान अब्बासी काफ़ी अर्से से कह रहे हैं कि मेरे पर इल्ज़ामात जो हैं, जो नैब के अफसरान हैं वो भी समझते हैं कि मेरे पर इल्ज़ामात ठीक नहीं हैं और उसके ऊपर क्वेश्चन है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये तमाम पाकिस्तान देखे कि मीडिया के ज़रिए कि क्या हो रहा है। एनीवेज उनकी डिमांड है, लेकिन ऐसा पॉसिबल उस तरह से हो नहीं सकता। एहतसाब अदालत ने ज़िमनी रेफरेंस की तमाम दस्तावेज़ात तक मुल्ज़िमान को फराहम करने का हुक्म भी आज दे दिया है। इसके साथ साथ साबिक़ वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं NLG केस में एक बार फिर एहतसाब अदालत में पेश हुए। केस की समाअत TV पर दिखाने के लिए जो उन्होंने दरख्वास्त की है, अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 2.25 साल गुजर गए हैं, केस ही अभी तक शुरू नहीं हो सका और आवाम को पता चलना चाहिए कि नैब मुकदमात में हकीकत क्या है। अच्छा, ये बात वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं क्योंकि नैब के जितने भी रेफरेंसेस होते हैं, फर्द जुर्म आयद होते होते साल, 2 साल, 1.5 साल लग जाता है। अभी भी आप देखिए कि बहुत से अहम जो सियासी रहनुमा हैं, मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले, वो नैब की हिरासत में हैं। ख़ासतौर पर PMLN में अगर हम जिक्र करें तो हमजा शहबाज एक लंबे अरसे से नैब केसेस के अंदर जो है वो ज़ेर हिरासत हैं, लेकिन केस उस तरह से शुरू नहीं हो सका। कल ऑल्दो फर्द जुर्म आयद हुई थी, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को आप देख लीजिए, दूसरी
दूसरी मरतबा उनको गिरफ्तार कर लिया। तो नैब की अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान है, अब अदालतों में भी डिस्कस हो रहा है। आई थिंक उसी तनाजुर में ये कह रहे थे कि आवाम को भी अब पता लगना चाहिए कि केसेस में असल में हो क्या रहा है। बिल्कुल। और इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए एक और मामला जिस पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नजर है वो है जी गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस जो कि होने वाले हैं 15 तारीख को, इंतखाबी दंगल अब सदने में सिर्फ 3 रोज बाकी हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमत में है, उनकी इंतखाबी मुहिम भी तेज है। अवाम से गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और सूबे के वादे किए जा रहे हैं। बिल्कुल वादे किए जा रहे हैं। कल जो जलसा हुआ उसमें सबसे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो है मरीम नवाज, उन्होंने खिताबात भी किए आवाम से। मुसलसल ये तमाम सिलसिला जो है वो जारी है, वो चाहे वादों का हो, वो माजी की यादों का हो, या जो गिलगित बल्तिस्तान के आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे बेहतर होगी, या पॉलिसीज कौन कौन जमात क्या क्या वादा करना चाह रहा है या किस तरह से करना चाह रहा है, वो तमाम बताया गया। तो सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो कल गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा। आपने ना सिर्फ कैंपेन जारी रखना है, वोट्स दिलवाना है, आपने अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे बहादुर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट पर डाका डाले। हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का वोट चोरी हो। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने रेफरेंडम का फैसला तो सुना दिया है, 15 नवंबर को अपना इलेक्शन का फैसला सुना देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हकमियत के साथ देंगे, हक मलकियत के साथ देंगे, हक रोजगार के सारे किसी कठपुतली के साथ। भरपूर गुफ्तगू और खिताब किया बिलावल भुट्टो ने, और वो गुज़िश्ता 2 हफ्तों से वहाँ पर मौजूद हैं और वो भरपूर जलसे भी कर रहे हैं और जिसमें अवाम ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इसके साथ साथ नून लीग भी बड़ी एक्टिव दिखाई दी मरीम नवाज की क़यादत में गिलगित बल्तिस्तान में और इलेक्शन में मुहिम में। उन्होंने ये भी कल भी कहा कि हम लोग इमरान खान को नहीं मानते, उनकी हुकूमत को नहीं मानते। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के दिमाग में नवाज शरीफ का इंतकाम ही है, और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इमरान खान का फ्यूचर उनको नज़र नहीं आता। जो शख्स अपनी इज्जत के लिए खड़ा नहीं हो सकता, आज मुल्क में क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। हुकूमत कोई और चला रहा है, कुर्सी पे सिर्फ ये बैठा है। कमाल डिटाई से कहता है कि महंगाई जो है वो मुस्लिम लीग नून और ऑपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। मैं ये सोचती हूँ कि इस इंसान को चलो जाली सही, ज़बरदस्ती ला के हमारे सरों पर मुसल्लत किया हुआ इंसान ही सही, लेकिन वज़ीर आज़म की कुर्सी पर तो बैठा है ना। तो कितनी ढिठाई से वो ये कह रहा है कि महंगाई तो नहीं है, महंगाई तो सिर्फ प्रोपेगेंडा है। जालिम के आगे सर नहीं झुका। नवाज शरीफ ने हर जुल्म बहादुरों की तरह अपने सीने पे सहा। इस इंसान ने पाकिस्तान के किसी कोने में, किसी सूबे में एक ईंट ना लगाई हो जिसके आस पास सारे आटा चीनी चोर बैठे हो, आवाम की जेबों पर डाके डालने वाले बैठे हो, और जिसकी हुकूमत अब जाने वाली हो, तो गिलगित बल्तिस्तान और हुंजा के अवाम क्या उसको वोट दे के अपना वोट जाया करेंगे? तो ये कल जो कैंपेन्स के दौरान आवाम से बातें की गई और वादे किए गए, लेकिन अबू ज़र अब आप ये भी देखिए कि आज रात 12 बजे तक का टाइम है सिर्फ कैंपेन में, और फिर कैंपेन का टाइम ख़त्म हो जाएगा और अब इतवार के रोज़ जो है वो इलेक्शंस होंगे और फिर डिसाइड किया जाएगा आवाम की तरफ से कि वो किसको अपना हुक्मरान बनाना चाहती है, किसको लीडर मुंतखब करना चाहती है गिलगित बल्तिस्तान का। इस तमाम सिचुएशन के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि कुछ सर्वेज भी हो रहे हैं। जब भी कहीं पर इलेक्शन होता है तो आपको पता है कि वो सर्वेज स्टार्ट हो जाते हैं। सो गैलप सर्वे जो हुआ उसमें PTI फेवरेट करार दी गई। बिल्कुल, गैलप सर्वे में भी, और इसके साथ पल्स सर्वे भी हुआ है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35%, जबकि गैलप सर्वे में ये बताया जा रहा है जी कि 27%, और ऑब्वियसली सेकंड नंबर पर पीपल्स पार्टी और थर्ड नंबर पर नून लीग है। सर्वेज़ की जो होती है क्रेडिबिलिटी वो तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन लोग ये कहते हैं जी सर्वेज ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्ट नहीं करते। सर्वेज जो है वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शंस में भी गलत हो जाते हैं। वो अब US इलेक्शंस की बात करें या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस की बात करें, बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार सलमान आबिद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल है आपके? सलमान आबिद साहब, आप मुस्कुरा रहे थे जब हम सर्वेस का जिक्र कर रहे थे और मैंने बड़ी पर आपके चेहरे पर वो स्माइल दिखी। बात बजाय कि दुनिया भर में जब इंतखाबात होते हैं तो बहुत से मुल्कों के इंतखाबी नताइज सर्वों के बरकत, बिल्कुल, इसलिए सर्वे एक असेसमेंट होती है, एक परसेप्शन होता है, लेकिन जो वोटर होता है ना, जिस दिन वोट डालता है उस दिन उसकी डायनामिक्स ही बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो सर्वे के नताइज हों उससे वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हों जो जेन्युइनली इलेक्शन डे वाले दिन निकल कर सामने आती हैं।
तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि जो इस वक्त पल्स का या गैलप का सर्वे है हम ये कहें कि ये मनोअन सही साबित होगा। लेकिन अमेरिका का इंतखाबात आपको याद है जिस वक्त 24 की अपनी नशरियात चल रही थी, हिलरी क्लिंटन के बारे में 95% लोग कहते थे कि वो जीत जाते थे, और वो फिर उसके बाद ट्रंप जीत गए। अभी भी बहुत से लोगों का ख्याल था कि ट्रंप जीत जाएंगे, बाइडन चाहे कितने भी अच्छे लेकिन जीत नहीं सकेंगे, लेकिन फाइनली फिर आपने देखा कि बाइडन ही जीते थे। इसलिए मैं बाज़ औक़ात सर्वों के साथ एक परसेप्शन तो को समझ सकता हूँ, लेकिन उसको हतमी नहीं समझता। सर्वे आपके मुताबिक जो सर्वे है वो परसेप्शन बनानी नहीं चाहिए, उसके एक थोड़ा सा आइडिया ले लें, लेकिन एक आइडिया बन सकता है, उससे बिल्कुल आप कर लें कि यही नतीजे होंगे, ऐसे नहीं होगा। इतना इन्फ्लुएंस ना हो जाए कि आप सोच के बैठ जाएं बस यही होने वाला है। लेकिन एक और मामला है जो कि इंतखाबी मुहिम में बड़ा नजर आता है, वो होते हैं जलसे। नून लीग ने बड़े बड़े भी किए हैं, पीपल्स पार्टी ने भी किए हैं, हुकूमत तो चले करती है जलसे, उनके पास तो होता है सारा मामला। जलसों की क्या आपके ख्याल में जो डायनामिक्स होती है ना, बहुत बड़े जलसे पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। कौमी इत्तेहाद की तहरीक में देखिए 77 की मूवमेंट में, फिर MRD के जलसे देखें, फिर उसके बाद अभी काजी हुसैन अहमद के इस्लामिक फ्रंट के जलसे देखें, इमरान खान के 2013 के जलसे देखें। अगर हम जलसों की बुनियाद पे असेसमेंट करना चाहें तो फिर तो वो इलेक्शन जीत चुके थे, वो तो हार गए बड़े बुरे तरीके से। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जलसों को भी एक पैमाना के तौर पे ये देखना कि जी इससे, क्योंकि होता क्या है जलसों में ज्यादातर वो लोग आते हैं जो आपके सपोर्टर होते हैं, जो आपके कारकुन होते हैं। आम आदमी की जलसों में अमूमी तौर पे शमूलियत बहुत कम होती है। लेकिन वोटर भी तो वो होंगे ना है, लेकिन जो स्विंग्स वोट होते हैं ना, जिनको आप कहते हैं कि जो घर में बैठे होते हैं, जो किसी जमात से उतना ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन इलेक्शन डे वाले दिन चले जाते हैं, एक्चुअली उन्होंने कोई रोल प्ले करना होता है। ये जरूरी नहीं है कि जलसों में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ पार्टी कारकुनों के साथ साथ आम आदमी भी हैं। ये बड़ा मुश्किल होता है। वो वैसे भी सुनने आ जाते हैं क्या बात हो रही है। लोग आते हैं, देखते हैं कि जी लीडर क्या कह रहा है। आप देखिए ना, मरियम नवाज कौन से बार बार गिलगित बल्तिस्तान जाएंगी, बिलावल साहब कब जाएंगे बार बार, तो एक आ गए हैं तो उसको सुनने के लिए भी चले गए हैं, शोर शराबा भी हो गया है। इलेक्शन डे वाले दिन वो जाके किसको वोट देंगे इसका फैसला उन्होंने करना है, वो जलसों की बुनियाद पे नहीं करते। वरना आप जलसों की बुनियाद बना ले तो आप देखिए ना, मरियम नवाज इस वक्त तो इतने बड़े बड़े जलसे कर रही हैं, कैंडिडेट सारे उनके पास 6 हैं। अच्छा वैसे सलमान साहब ये खबर भी आ रही थी कल से कि उन्होंने 18 मजीद कैंडिडेट्स खड़े कर दिए हैं, उनके कैंडिडेट्स मिल गए हैं जिनके पास ऑलरेडी टिकट्स थी और वो नून लीग के प्लेटफॉर्म पर आ गए। वो ऐसे है कि जो आजाद इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उनको अपनी हमायत का यकीन दिला दिया। अच्छा अब आप भी अच्छी तरह जानती हैं जब आजाद जीतते हैं ना, वो उसी के साथ खड़े होते हैं जो इक़्तिदार में आती है। इसलिए ये एक उनकी हमायत हो सकती है, लेकिन जनरली तो उन्होंने कम से कम वालों के साथ तो वैसे बहुत ही कुछ डिफरेंट हुआ है। एंड टाइम पर कैंडिडेट्स जो हैं वो छोड़ गए। एक चीज आप मत भूलिए, गिलगित बल्तिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो, इसकी एक तारीख है। इसकी तारीख ये बताती है कि जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत होती है ना, उसी की आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत होती है। 2008 में कौन था? मेहदी शाह थे ना वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी के थे ना, पीपल्स पार्टी की मरकज में हुकूमत थी। PMLN की 2013 में हुकूमत आई तो वहां पे PMLN की हुकूमत हो गई। तो हमारे यहाँ एक ये वहां का जो वोटर है ना, वो उसको भी आप जरा अंडरमाइन ना करें। वो ये समझता है कि अगर हमने यहाँ कुछ करना है, डेवलपमेंट होनी है, तो हमारे लिंक होगा। वो इस्लामाबाद में अगर हुकूमत होगी, वो डिपेंडेंट भी डिपेंडेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो लिंक इसी वजह से बनेगा कि उनकी डिपेंडेंसी इस्लामाबाद पे बहुत होगी। अगर मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए अज्यूम करें कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए, वहां मरकज में इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो आपस में तो क्लैश होगा। लेकिन सलमान साहब इतनी ज्यादा कैंपेन्स के बाद, वो चाहे पीपल्स पार्टी की तरफ से हो, PMLN की तरफ से हो, PTI उस तरह कैंपेन कर नहीं सकी या कर सकती नहीं थी, इसके बावजूद आप कह रही हैं कि PTI इट्स मोस्ट लाइकली टू विन गिलगित बल्तिस्तान। मैं तो एक आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ कि अभी तक का रिकॉर्ड ये है। अगर कोई बड़ा अपसेट आप करना चाहती हैं, आप कहिए नहीं ये तो बड़ा अपसेट होने जा रहा है, मुझे कम से कम कोई बड़ा अपसेट इसलिए नजर नहीं आ रहा कि कोई, मैंने आपको बता दिया कि अगर उसने चलना है गिलगित बल्तिस्तान में, तो उसकी डायनामिक्स जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ लिंक होती है। तो फिर तो PTI का फ्यूचर सिक्योर हो गया कि गिलगित का अगर सूबा बन गया, ये जो सर्वे आ रहे हैं, ये कोई जेन्युइनली लोगों की रिफ्लेक्शन नहीं है, इसके पीछे अप्रोच वही है क्योंकि इस्लामाबाद में जिसकी हुकूमत है उसी ने जीतना है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ बिलावल को आप जरा क्रेडिट दें कि देखिए 2 हफ्ते से बैठ के उन्होंने वहां पर बैठ के एक कैंपेन डिजाइन की है, मोमेंटम डेवलप किया है, और वहां पर जाकर जो है ना उन्होंने वाकई जेन्युइनली अपने आप को लीडर के तौर पर तस्लीम करवाया। अब उनकी कितनी सीटें आती हैं ये जरा देख लेंगे, लेकिन ये है कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे अगर वहां हुकूमत भी होगी तो वो भी होगी। अच्छा, इस बात को भी रूल आउट ना करें। मुमकिन है आपको एक नई खबर मिल जाए कि गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी और PTI मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बना लें। अच्छा, ये हो सकता है? सर क्यों नहीं हो सकता? अगर सीटें उनकी कुछ होंगी और इधर से पीपल्स पार्टी को भी अच्छी सीटें मिल जाएं, तो पीपल्स पार्टी के पास क्या चॉइस है और PTI के पास क्या चॉइस है? पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन में बैठने की चॉइस है। ऑपोजिशन में कौन बैठता है? पाकिस्तान में पॉलिटिक्स कोई ऑपोजिशन में बैठने के लिए तो अगर आपके पास चांस है कि आप गवर्नमेंट में आ सकते हैं। आपको याद है PTI तो ये पीपल्स पार्टी तो ये भी चाहती थी 2018 के इंतखाबात में
पीटीआई के साथ मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट बनाए। आपको याद है बिलावल साहब ने और आसिफ अली जरदारी ने कौमी असेंबली में खिताब किया और इमरान खान को दावत दी कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपके पास जब तक पावर नहीं होगी आप ट्रांसलेट नहीं कर But सकते। it would be a big U-turn for both of the parties. जितना क्लियर उनका कॉन्ट्राडिक्शन मौजूद है, वहां पे मैंडेट ही ऐसा आया कि दोनों बड़ी पार्टियों को मिलकर कोलिशन गवर्नमेंट में जाना पड़ा, तो इसमें कोई यूटर्न नहीं है। लेकिन सलमान साहब आप देखें, अगर ये हो जाए जो आप कह रहे हैं, अगर हो जाए तो फिर पीडीएम दूसरी तरफ जो है वो कहाँ स्टैंड करेगा? कल मैं एक वीडियो दिखाना चाहूंगी इससे पहले कि हम बात करें, जो कल बिलावल और मरियम नवाज साहिबा की मुलाकात हुई है, और उस वीडियो में आप जरा गर्म जोशी देखिए दोनों लीडर्स की तरफ से। मैं चाहूंगी कि उसकी ऑडियो भी हम चलाएंगे, किस तरह इस्तकबाल किया गया बिलावल का। क्या हाल है बिलावल? इंटैक्ट बॉन्ड जो पीडीएम का एग्जिस्ट करता है, इस तरह की वीडियोस में नजर आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये है कि अभी 15 को जब इलेक्शन होंगे इतवार को, तो शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तो होनी है ना इलेक्शन धांधली की, उसके लिए भी तो मोमेंटम बनाना है ना, जिसका उन्होंने पिछले एक हफ्ते से मातम शुरू कर दिया दोनों जमातों ने कि जी इलेक्शन में अगर हुआ तो धांधली हुई तो वो होगा, ये जो भी हारेगा वही कहेगा इलेक्शन में हमें धांधली से रहा गया है, कोई जेन्युइनली कबूल तो नहीं करेगा। ये दूसरी बात एक ध्यान में रखी है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इस वक्त डिसाइसिव पावर नहीं है पीपल्स पार्टी के अंदर। पीपल्स पार्टी के डिसाइसिव पावर आज भी आसिफ अली जरदारी साहब है, जो पॉलिसी तय कर रहे हैं, जो फैसले तय कर रहे हैं। और फैसला क्या हुआ है? फैसला ये हुआ है कि पीएमएल-एन के साथ एक डिस्टेंस रखना है। और डिस्टेंस कैसे रखना है? हो जाएंगे तो नुकसान होगा। डिस्टेंस कैसे रखना है कि हमें बराह रास्त फौज के साथ टकराव नहीं पैदा करना, इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव नहीं पैदा करना, नवाज शरीफ साहब की तरह दीवार को टक्कर नहीं मारनी, मरियम की तरह हमने दीवार को टक्कर नहीं मारनी। हम पॉलिटिकल स्पेस गेन कर रहे हैं ना, साइड्स नहीं लेनी, बिल्कुल स्ट्रीम साइड नहीं लेनी, और लेनी होती तो अब तक ले लेते। इसलिए उन्होंने जो एक नैरेटिव बिल्ड किया पीपल्स पार्टी ने पीएमएल-एन के मुकाबले में, वो ये है कि हमें एक स्लोली चलना है। और ये बात उन्होंने कह दी बड़े वाज़ेह तौर पे कि पीडीएम के इजलास में ये तय हुआ था कि हमने किसी का नाम नहीं लेना, सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करना है। तो यहाँ जब एक पीएमएल-एन एक नैरेटिव दे रही है, फजलुर रहमान साहब एक नैरेटिव दे रहे हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी एक डिस्टेंस। बेसिकली आपको ये लग रहा है कि इस तमाम मामले में अगर जब इलेक्शंस होते हैं ऑब्वियसली डिफरेंसेस तो आते हैं, वो तो अमेरिका में भी डिफरेंसेस नजर आए हैं, वहाँ पर भी लोग नहीं मान रहे कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या है। अब रिजल्ट आ जाता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक ऑब्वियसली जो हिस्ट्री को देखते हुए जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उसी की सीट्स भी ज़्यादा होती हैं। सूबे की बात भी की जा रही है इन दिनों में, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बात तो बड़ी हमेशा से की गई है कि अब सूबा बनता हुआ नजर आ रहा है। आपको किस सिचुएशन है, डायनामिक्स है? मेरे नजदीक इमरान खान क्या कहते हैं, बिलावल क्या कहते हैं, या मरियम क्या कहें, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था कि जनरल बाजवा साहब ने तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाया, हुकूमत में जब शामिल जमातों को और अपोजिशन जमातों को, और उनके साथ बैठ के ये डिस्कस किया कि हम एक नया सूबा बनाना चाह रहे हैं गिलगित-बल्तिस्तान। इसका मतलब है कि इस इशू की सेंसिटिविटी देखें, जहां आर्मी चीफ जो है वो सबको ऑन बोर्ड ले, रीजनल सिचुएशन के ऊपर। इसका मतलब है कि कहीं ये बात है, ठीक है। दूसरे नंबर पे चाइना का अपना इंटरेस्ट है इस सारे कॉन्टेक्स्ट में। तो मुझे लग ये रहा है कि इस पूरे इलेक्शन के नतीजे के बाद, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई की हुकूमत बनेगी वहां पे बनने के बाद एक सूबे की डिबेट शुरू होगी, वहां से सेनेट की सीटें आएंगी। जब सेनेट की सीटें आएंगी तो मार्च में जब सेनेट के इलेक्शन होंगे तो उसका एडवांटेज जो है वो पीटीआई गेन करेगी। पीटीआई सेनेट में लार्जेस्ट पार्टी बन जाएगी। इतना कुछ हो जाएगा इतनी जल्दी? मेरा ख्याल है ये प्रोसेस ही चल रहा है सारा का सारा। आपको डेडलाइंस याद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से कि दिसंबर के एंड में, नवंबर के एंड में आप देखेंगे कि चीजें क्लियर होती हुई नजर आएगी? तो वो देखिए सेनेट में पोजीशन सिक्योर हो जाएगी अगर पीटीआई पोजीशन सिक्योर हो जाएगी। डॉलर आपका 168 से 157 158 पे नीचे आ गया है, 10 रुपए तो नीचे गया ना। अच्छा, अब आपके यहाँ जो चीजें हैं, असल में हो क्या रहा था, इनकी कोशिश ये थी पीडीएम की कि किसी तरीके से मार्च से पहले हम इस हुकूमत को चलता करें, ताकि जो सेनेट का जो इंतखाबात है वो उसमें जो पीटीआई एक लार्जेस्ट पार्टी बन के आना चाहती है वो ना बन सके। लेकिन अब इस वक्त ये लग रहा है कि पीडीएम जो है वो अपने अंदर ही खुद एक इंतशार का शिकार हो गई है। कल हाफिज हुसैन अहमद साहब को उन्होंने पार्टी से आउट कर दिया है सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से। उसके बाद शेरानी साहब का बयान आ चुका है, गफूर हैदरी साहब का बयान आ चुका है, जेयूआई के अंदर भी फूट है, पीएमएल-एन के अंदर भी ये कॉन्फ्लिक्ट है कि जो एक्सट्रीम साइड ले रहे हैं वो सब तो लेने को तैयार नहीं है। ये एक्सट्रीम साइड जो वो ले रहे हैं, ये किसकी साइड ले रहे हैं? बिलावल साहब ने भी ये पूछा है, पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने भी पूछा है, बहुत से लोगों ने पूछा है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो पीडीएम के सरबराह हैं, वो बाकी जमातों को ऑन बोर्ड लेते हैं? मिसाल के तौर पे ये जो अभी रिपोर्ट आई है जो आईजी अली, उसके ऊपर जो है फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब ने बगैर पढ़े रिजेक्टेड कर दिया। अच्छा, अगर वो रिपोर्ट पड़ी है तो क्या पीडीएम में डिस्कस हुआ कि पीडीएम का एक स्टांस जाए? अब तो बिलावल साहब ने उसको एक और तरीके से उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो पीडीएम की जमातें, अब आपको एएनपी इस वक्त आइसोलेट नजर आ रही है,
वो आपको बहुत ज्यादा Exactly. पीछे है। और पीछे है, बिल्कुल। एएनपी ने भी कहा है कि हम पसंद नहीं करते कि जलसों में बैठ के जो है ना इस तरह नाम- से आर्मी चीफ name का नाम name लिया किया जाए, इसका बिल्कुल। मतलब है कि पीडीएम की अपनी जमातों के अंदर ये लेकिन divide- इसमें मेरा एक है। बड़ा छोटा सा सवाल है, पीडीएम का मतलब ये क्यों समझा जाता है कि तमाम पार्टीज मर्ज हो गई? पीपल्स पार्टी की हमेशा से अपनी और ये आइडियोलॉजी पहले दिन कह चुके पीएमएलएन हैं का अपना स्टांस है, जेयूआईएफ बात अपनी ये तरह होती से है- सोचता है। व्हाई डू वी एक्सपेक्ट कि दे विल बिल्कुल कोई कम expect ऑन नहीं कर वन रहा। आइडियोलॉजी? नहीं, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक सवाल है, अगर आप पीडीएम के एजेंडे के ऊपर आए हैं तो अगर आप इज्तिमाई तौर पे बैठ के फैसले करें तो उससे पीडीएम रिफ्लेक्ट होगा ना। लेकिन अगर हर जमात अपना अपना फैसला करके मैदान में कूद पड़ेगी और एक ही इशू पे पीडीएम पीछे रह जाएगी ना। अगेंस्ट द गवर्नमेंट अलग-अलग स्टांस होगा तो फिर ऑब्वियसली क्वेश्चन पीडीएम होगा। पीछे आ जाएगी ना। बिल्कुल। अच्छा, पीडीएम का स्टांस क्या है? पीडीएम कहती है, अभी वो कहते हैं जी दिसंबर में और जनवरी में हमने हुकूमत खत्म करनी है। गवर्नमेंट को खत्म सब- करना मैं है, आपसे बिल्कुल। पूछता हूं, अगर आपको पता है कोई फार्मूला बता दें हुकूमत खत्म करने का क्या है, क्योंकि वो तो नहीं कह रहे कि हम तहरीक में तमाद पेश कर रहे हैं। बिल्कुल। पीपल्स पार्टी तो कहती है हम इस्तीफों की तरफ जाएंगे नहीं। अभी आसिफ अली जरदारी साहब ने पीडीएम के इजलास में जो वहां पे मैसेज भेजा है, कम्युनिकेट किया है कि भाई स्लो चलो, इतनी तेजी दिखाने की कोशिश ना करो। अगर आप बहुत ज्यादा तेजी दिखाएंगे तो फिर तो सारा टक्कर हो काम जाएगी। जो है वो खराब हो जाएगा। अभी तो सही। मुझे इसका समझ मतलब नहीं है- आ रही इनके पीडीएम के जलसे भी होने हैं या नहीं होने। अब इसका एनसीओसी की मतलब तजावीज़ समझना, देखिए। एक तरफ ये कि तहरीक में तमाद भी पेश करनी, जी। जलसे नहीं अपना इस्तीफे नहीं देने, तो कैसे हुकूमत को घर आगे भेजना है? जलसे वैसे कोई नहीं हो मंत्र सकते। पढ़ेंगे आप, कुछ जादू पढ़ेंगे, कुछ पटाली में से सांप निकालेंगे? अच्छा, क्या कह रहे हैं? क्या ये रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है यानी फौज जो है इमरान खान को चलता करे। जब आप दोबारा फौज को इनवाइट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि फौज ही इसकी हुकूमत तरीका चलाइए, और भी इसी को आप- चलते बिल्कुल, करिए। तो फिर आप दूसरा- घूम कर उसी दायरे में फंस रहे हैं। वही दायरे में आप बिल्कुल खुद ठीक। इनवाइट कर रहे हैं। खुद इनवाइट बिल्कुल ठीक, बिल्कुल लेकिन सलमान साहब मुझे नहीं लगता कि दिसंबर और जनवरी में कोई जलसे होंगे, खास तौर पर लाहौर वाला जलसा कोरोना की जो सिचुएशन है कोरोना की और और जिस किस्म की वैसे अभी मुश्किल है। आपने अभी अपने प्रोग्राम में शुरू में कहा है कि जो फैसले आ रहे हैं, और आज भी मैं सुबह जब अखबार देख रहा था जी। कि कोरोना का जो इशू है वो बड़ा सीरियस Serious होता जा रहा issue, बिल्कुल है। इसलिए इसी बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि हम भी अपने जो भी अवामी वो खत्म कर दिए खत्म कर हमने, दिए हैं। अब ये अपोजिशन को भी सोचना पड़ेगा अगर ये लहर में इजाफा आता है। बिल्कुल क्योंकि ठीक, कल मैं बिल्कुल 2-3 डॉक्टरों से मिल रहा था और ये देखिए सबने कहा था कि सेकंड लहर आएगी और सेकंड वेव जो है वो ज्यादा खतरनाक ज्यादा होगी। खतरनाक तो हमें थोड़ा सा एहतियात करनी एहतियात करनी जरूरी है। बिल्कुल बहुत ठीक। शुक्रिया बहुत जी शुक्रिया सलमान सलमान आमिर आमिर साहब। साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, फिर हाजिर होंगे। आप आए वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ये सेगमेंट अनाउंस करने से पहले मैं और अबूजर एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहते हैं। वो डिस्क्लेमर ये है कि हमें किसी भी पार्टी से एसोसिएट ना किया जाए, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की कैंपेन्स जब हम देख रहे थे और मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे, उसमें एक चीज़ जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे एंड वी थॉट कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए कि जब से APC स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक जहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस हो रही है, जमातें डिस्कस हो रही हैं, पॉलिसीज डिस्कस हो रही हैं, वहीं पर मरियम नवाज साहिबा के लिबास से लेकर उनकी प्रेजेंटेशन और उनकी पर्सनालिटी को भी डिस्कस किया बिल्कुल, जा रहा क्योंकि मेरे ख्याल में मरीम नवाज साहिबा की जो प्रेजेंस है, जो पर्सनैलिटी है, उसकी वजह से ऑब्वियसली एक तो नून लीग में काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी नज़र आई है, उनकी प्रेजेंस ज़्यादा नज़र आई है। ओवरऑल भी हमने ये देखा कि PDM के प्लेटफॉर्म में मरीम नवाज साहिबा खासी एक्टिव नज़र आई हैं, सामने नज़र आई हैं और भरपूर है और तरीके खासी से। प्यारी भी नजर आई हैं। बिल्कुल। शी इज लुकिंग एलिगेंट और जो ड्रेसेस का, पिक कलर्स का जो सिलेक्शन होता है, फिर जो आप जिस तरह से आप प्रेजेंट करते हैं अपने आप को, हाँ। सारा कुछ बड़ा टॉक ऑफ टाउन बना। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लोग इस पर बात भी करते रहे हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं सितंबर में होने वाली APC का जिसमें मरीम नवाज साहिबा एक हरे रंग के लिबास में आई थी और फिर उनकी पिक्चर्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर लोगों ने शेयर भी की एंड एवरीबडी अग्रीड टू दिस कि वो बहुत एलिगेंट लग रही थी और द वे शी कैरी हरसेल्फ, ये एक इट्स ऑल टुगेदर अनदर एनर्जी जो उनके पूरी ये ग्रीन पार्टी सूट में वैसे भी नजर बड़ा आ रही है। फेमस हो चुका है। ओवरऑल भी डिजाइनर्स जो है ना इसको कॉपी भी कर रहे हैं। अब आई थिंक लोगों को मरियम मैंने का देखा है। फेवरेट कलर भी है ग्रीन, क्योंकि पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर वो पहले भी काफी दफा सिंबॉलिकली भी ये पहनती हैं बिल्कुल, और उनकी बिल्कुल। पार्टी का कलर भी है ग्रीन। और फिर इसके बाद APC के प्लेटफॉर्म से जब PDM अनाउंस हो गई, फिर हुए जी जलसे, फिर जलसे भरपूर हुए, उसमें फिर प्रेजेंस हुई मरीम नवाज की, ऑब्वियसली लीडर हैं नून लीग की तरफ से। तो फिर पहला जो जलसा था गुजरांवाला में था, गुजरांवाला में भी जब वो पहुंची तो उनकी प्रेजेंस, उनका वहाँ पर मौजूद होना, फिर जो कलर का, जो ड्रेस का कलर था वो भी बड़ा फेवरेट नजर आया। बड़ा फेवरेट रहा और वो जिस तरह से वो अपने आप को कैरी करती हैं, अपनी पर्सनालिटी को कैरी करती हैं, तो लोग वैसे ही पिक्चर्स भी शेयर होती हैं फिर ट्विटर पर, फेसबुक तो पर। लोग वैसे ही जो है वो फिर तारीफ करने पर मजबूर भी हो जाते हैं रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी कि उनका ताल्लुक किस पार्टी से है।
है, बट जो उनकी पर्सनालिटी का एक क्रिज्मा जो है वो अब जलसों बड़ा जुलूसों में well-groomed नजर आवाम आता में भी बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा है। सो गुजरांवाला के बाद अगर हम रुख करें कराची का, और जहां जहां उन्होंने जलसा किया है, ये बात बड़ी जबरदस्त है कि वो उसी इलाके के अटायर में नजर आएंगे। वो कल्चर नजर आया उनके ड्रेस में। उन्होंने जो अजरक की शॉल ली हुई थी वो उनको बड़ा सूट भी कर रही थी और बड़ी खूबसूरत तरीके से उन्होंने उसको कैरी भी किया। बिल्कुल, क्योंकि कल्चर नजर आया, सिंध का कल्चर नजर आया कराची में, और इसी तरह जब वो गई उसके बाद कोयटा, तो कोयटा जाकर भी वही हमें नज़र आया कि जो कोयटा का कल्चर है, जो वहाँ की चादर है, वो उनको गिफ्ट भी बल्कि वहाँ पर दी गई है। हाँ। और इसके अलावा बड़ा अच्छा एलिगेंट कलर उन्होंने उस दिन भी पहना, लोगों ने भी बड़े पसंद की उनकी मौजूदगी, फिर उनकी बात का अंदाज, फिर उनका जो I think she has a good fashion sense as well कि अगर रात के फंक्शंस हैं तो she is going for the darker colors, daylight फंक्शन हैं तो she is going for the lighter ones, और ये पूरी टीम होती है जी, समझाने वाली, बताने वाली। I think she has it in herself as well। खुद भी इंसान को बिल्कुल आपकी बात सही है, खुद भी समझ हो। ग्रूमिंग ना हो चीजों के अंदर, या आपको खुद सेंस ना हो, तो फिर आपको कैरी करना भी टीम के होने के बावजूद अच्छा नहीं लगता। अच्छी होगी तो फिर आपको समझ भी आएगी, अच्छे मशवरे भी आपको समझ में आएंगे, अच्छा मशवरा। सो दिस वाज कोयटा, जहां पर वो न सिर्फ जलसे में उन्होंने पीडीएम के जलसे में खिताब किया था, बल्कि लोगों से वहां मुलाकात भी की थी, और फिर कोयटा में एक कन्वेंशन भी हुआ था। ये है वो कन्वेंशन की तस्वीर जिसमें वो वहाँ लोगों से मिली भी, फिर उनको एक शॉल वहाँ की जो ट्रेडिशनल है वो गिफ्ट भी की गई थी। और ये आप देख रहे हैं कि ये भी इट वाज अ डे फंक्शन, बट शी वाज लुकिंग वेरी सिमल, जो ये शॉल वहाँ पर मिली है उनको कोयटा में, लेकिन असल जो रंग भरा है ना, मेरा ख्याल है सोशल मीडिया तस्वीरों में जो रंग भरे हैं वो गिलगित की कैंपेन के दौरान जो जलसे हुए हैं ना, वो थे असल रंग, जिसमें डिफरेंट अटायर, फिर उस पे जो मेरा ख्याल है ये जो गिलगिती टोपी जो उनकी ट्रेडिशन है, पहले दिन का ये उनका जलसा था, बल्कि एक दिन तो उन्होंने खुद भी शेयर की अपनी तस्वीर गिलगित के दौरान। सीरियसली उनको बड़ा सूट की है ये टोपी। अच्छा, लोग कंपेयर करने लगे, एक तरफ इमरान खान, बिलावल भुट्टो और एक तरफ मरियम, भाई कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि आप ऑब्वियसली आप मतलब खातून का मतलब बनता नहीं है, उनको इंडिविजुअली देखा जाए कि बड़ा अच्छी लगी हैं, उनके कलर्स सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी, जो टोपी पहनी वो भी उनको बड़ी सूट की, डिफरेंट कलर्स उन्होंने पहने और मुख्तलिफ कलर्स में, हर कलर में बड़ा अच्छा अंदाज लगा। अच्छा, एक और चीज़ जो आई डिडंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, जो लोग बात कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप एक खातून के बारे में बात करें, एक पार्टी के लीडर के बारे में बात करें, जो गिलगित की कैंपेन में हुआ भी, एक मुतनाज़ा बयान भी सामने आया जिसको कंडेम किया जाना चाहिए, और हर जगह पर उसको कंडेम किया भी गया। इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपने अंदर से भी लोगों ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, और जो माजी में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट थिंग, मुझे लगता है कि आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अगर कोई अच्छी चीज़ है। हम तो अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, लेकिन कितने अच्छे कलर नजर आ रहे हैं, ब्लू कलर भी। अभी एक कल भी जो हुआ डार्क ब्लू में जो पहना हुआ था वो भी कल बड़ा फेमस था कि वो स्क्रीन पे भी हम अगर वो आ जाए तो ये वाला एग्जैक्टली। और इस पे तो सोशल मीडिया के ऊपर आप यकीन जानिए कि इनको हलीमा सुल्तान के साथ मिलाया गया, टर्किश ड्रामा फेमस कैरेक्टर हैं, बिल्कुल। और उसमें भी आप देखिए कि बाकायदा उस हलीमा सुल्तान ने भी एक जगह पर ब्लू ड्रेस पहना हुआ था और ऐसी टोपी और ऐसे ही जेवर पहने हुए थे। सो वो कंपैरिजन जो है वो पिक्चर्स का आया, तो मजे का लगा। जो बेस्ट था ना वो था गिलगित का जो एक पूरा टेन्योर, उसमें कलर्स, उसमें जो कोट का अंदाज है, कोट भी बड़ा अच्छे पहने हुए हैं इसमें, फिर टोपी, फिर उसके ऊपर फिर थोड़ा हार भी आ जाता है, लोग वहाँ पे जो वेलकम करते हैं, ओवरऑल अच्छा लगा। अच्छा, मुझे याद है, मैं तो गिलगित, आई एम नॉट मेकिंग एनी कंपैरिजंस, बट आई एम जस्ट गोना से दिस कि खवातीन को अप्रिशिएट करना चाहिए। इवन बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जब व्हेन शी वाज अलाइव, उनकी ड्रेसेस के ऊपर इंटरनेशनली बहुत बात होती थी, उनकी ग्रूमिंग के ऊपर, उनकी पर्सनैलिटी की तारीफ की जाती थी, लीडर होने के साथ साथ एज अ वुमेन वो जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करती थी। तो ये चीज जो है, ये फैक्टर मुझे लगता है इन ओवरऑल हमारी सोसाइटी में। उनके अलावा मैं थोड़ा सा एडिशन कर दूं, हिना रब्बानी खर जब हमारी वज़ीर ख़ारजा थी, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन की, उनकी बात तो भारत में बड़ी जेलसी होती थी उनको देखकर कि हमारा वज़ीर ख़ारजा किस तरह का, हिना रब्बानी खर कैसी हैं, वो इतना ज़बरदस्त बैग और जो शॉल पहनती थी, बड़ा अच्छा लगता था। तो ये अच्छे अपने आप कैरी करना चाहिए, अच्छे अंदाज से आप अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, जब आप आवाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हो। चलिए जी, इसी के साथ हम ब्रेक की तरफ चले जाते हैं और फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, जिक्र करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर, रोशनियों के शहर कराची की, जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रौनकें
कमाल की है वहाँ पर। लेकिन वहीं पर एक बहुत बड़ा तबका जो वहाँ पर रोजगार के सिलसिले में रह रहा है, अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो प्रॉब्लम वहाँ की आवाम फेस कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई जिसे कहते हैं ना फोकस उस तरह से नज़र आ रहा है, ना ही काम उस तरह से नज़र आ रहा है, और मुसाफिरों की एक बड़ी तादाद इन्हीं बसों, मस्दों और कोचेज़ में सफ़र करने पर मजबूर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, और इन मुसाफिरों में बड़ी तादाद तलबा तलबात की है जो मुख्तलिफ औकात में हुसूल इल्म के लिए दरसगाहों का रुख करते हैं। रंग बिरंगी सजी सजाई इन बसों, कोचेज़ और मस्दा में सवार मुसाफिरों को कभी भी यकीन नहीं होता कि वो मंजिल तक पहुँच जाएंगे या नहीं, क्योंकि गुंजाइश से ज़्यादा सवारियाँ, खचाखच रश और जगह जगह झटके से रुकती ये बसें अवामी बदहाली और मुतल्लिका इदारों की नाअहली का चलता फिरता बल्कि दौड़ता हुआ सबूत है। 2 करोड़ की आबादी के इस शहर में महज 9,000 बसेस मौजूद हैं। यही वजह है कि अमरीकी अखबार की रिपोर्ट में पाकिस्तान में कराची के पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम को दुनिया का बदतरीन निज़ाम करार दिया गया। और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे बड़े और दुनिया के तीसरे बड़े शहर कराची की खस्ताहाली, टूटी फूटी सड़कें जाहिर करती हैं कि ये मेगा सिटी सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। बिल्कुल, रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ 42% मुसाफिरों को खिदमत फराहम करती है, और ये बसें कई दहाइयाँ पुरानी हैं, और जिसके लिए वादे भी किए गए थे। हमने इस पर बात भी की थी प्रोग्राम में कि वादे बहुत किए गए, दावे बहुत किए गए, लेकिन बसें भी मौजूद नहीं थी। और इसके साथ साथ मुल्क को 70% रेवेन्यू देने वाले शहर को नज़रअंदाज क्यों किया गया। और बाकी शहरों में तो फैसिलिटीज़ खासी हद तक बेहतर हैं, जिसमें लाहौर है, वहाँ पर ऑरेंज लाइन ट्रेन है, मेट्रो बसेज हैं, स्पीडो बसेज हैं, मुल्तान, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में ये निज़ाम लाए गए हैं, लेकिन पेशावर में भी सिस्टम लेकर आया गया, लेकिन कराची में अब तक सिर्फ वादे दावे नजर आए हैं। और हालिया बरसों में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया था। फरवरी 2020 में हुकूमत को 3 माह में मंसूबा बहाल करने का हुक्म दिया था कि कराची में जो ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है सर्कुलर रेलवे का, उसको बहाल किया जाए। ताहम अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका, जिसके बाद 10 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की तकमील में वाज़ेह ताखीर पर तमाम जितने भी मुतल्लिका अफसरान और हुक्मरान हैं उनको अदालत में बुलाया, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज भी किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने दौरान समाअत ये खबरदार भी किया कि मामलात यहाँ नहीं रुकेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो वजीर आजम इमरान खान, वजीर आला सिंध सबको बुलाएंगे और कराची बोर्ड के मसले को हल करेंगे। लेकिन अब क्या इतने सी डेडलाइन के दौरान, जो कि 16 नवंबर कहा जा रहा है कि अब ये सर्कुलर रेलवे ऑपरेशन कर दी जाएगी, क्या ये पॉसिबल हो सकेगा? क्या ये वाकई में मुमकिन है इतनी जल्दी ये तमाम काम कर लेना? दूसरा मसला यहाँ पर यह है कि तमाम जो सेक्शन है उसको खोला नहीं गया, महलावार खोला जा रहा है। 12 किलोमीटर का सेक्शन बताया जा रहा है कि अभी पहले मरहले में खोला जाएगा, उसके बाद महलावार बाकी सेक्शंस खोले जाएंगे। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जहाँ पर बरसों लग गए इस सेक्शन को खुलवाने में, सुप्रीम कोर्ट का इतना जोर लग गया कि क्यों नहीं खुल रहा, तो फिर जो बाकी सेक्शंस हैं वो कब खुलेंगे। इसके अलावा एक चीज़ इंपॉर्टेंट, जो कि 1964 में ये सर्कुलर रेलवे मंसूबा जो था वो बड़ी तेज़ी से चलता था, लोगों को सहूलियात फराहम करता था, लेकिन फंड्स नहीं थे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के प्रॉब्लम्स थे, उसके अलावा इंतजामिया की गफलत की वजह से 1999 तक इसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। 80s के एंड पर ये कम हो गया, 90s में मुकम्मल बंद हो गया। दैट मीन्स कि एक चीज़ अवेलेबल थी, आप उसको भी नहीं चलवा सकते। बिल्कुल, सर्कुलर रेलवे से मुराद मैं बड़े आसान अल्फाज में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि इट्स अराउंड द सिटी ट्रैक, रिंग रोड जो रिंग रोड टाइप है, रिंग ट्रैक टाइप है, जिसके ऊपर ट्रेन चलती है और आप लोकली उसके ऊपर ट्रैवल कर सकते हो। खास तौर पर जिन्होंने डेली बेसिस पर, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के लिए, कॉलेजेस के लिए या मजदूरी के लिए, रोजगार के लिए ट्रैवल करना होता है, बाकायदा शहर में स्टेशंस मौजूद हैं जहां से आप ये ट्रेन पकड़ सकते हैं। हम इंटरनेशनली जब जाते हैं अबू सर, चाहे आप अमेरिका चले जाएं, आप यूके साइड पर चले जाएं, यूरोप चले जाएं, ये ट्रेन सिस्टम बहुत ज़्यादा मजबूत किए गए, वो सबवेज की सूरत में हो, वो ट्यूब्स की सूरत में हो, वो लोकल ट्रेन की सूरत में हो, और हम जो मौजूद था सिस्टम उसी को नहीं कंटिन्यू कर सकते। बिल्कुल, लोकल ट्रेन का आपने जिक्र किया, लोकल ट्रेन कराची में चलती रही, अभी भी चल रही है थोड़े से सेक्शन में, लेकिन ये हल नहीं था। ऑब्वियसली लोकल ट्रेन तो मेन ट्रैक पर थी, वो चल रही थी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक, लेकिन जो इतना बेहतरीन मनसूबा सर्कुलर रेलवे, उसके ऊपर इंक्रोचमेंट्स आ गई, जायका ने भी इसके लिए फंड्स जारी किए, लेकिन सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत में कोऑर्डिनेशन नहीं थी, प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा सके, क्योंकि 1 साल की बात नहीं है, पिछले 10 साल से ये मामला चल रहा है। तो बेसिकली ये तमाम सिचुएशन है, इस पर हम बात करेंगे कि किस तरह से अब 16 को जो सूबाई हुकूमत ने ऐलान कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर में, उसको हमने देखना है कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। बिल्कुल, 5 रोज कबल का अगर हम जिक्र करें तो रेलवेज ने सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें सिर्फ 12 किलोमीटर ट्रैक की बहाली का दावा किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे के पहले मरहले में कराची सीसी स्टेशन से मंगोपीर तक 12 किलोमीटर का यह ट्रैक बहाल हो चुका है, जबकि औरंगी स्टेशन तक
14 किलोमीटर का ट्रैक भी मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिस पर तेजी से काम जारी है। बिल्कुल, अब देखते हैं कि काम जो बाकी है वो कितना तेजी से जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद अब ये जो डेट दी गई है, मजीद इस पर कितना वक्त लग सकता है? 16 को इफ्तिताह तो हो रहा है, लेकिन आगे आने वाले दिन बड़े मुश्किल होंगे, क्योंकि इस ट्रैक को मुकम्मल भी करना है। सिर्फ एक छोटे से सेक्शन को चलाना ही मकसूद नहीं होना चाहिए। इस बात पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अवैध शाह साहब, जो कि मिनिस्टर हैं सिंध हुकूमत के। उनसे हम जान लेते हैं कि किस तरह से वो सिचुएशन को देखते हैं कि इफ्तिताह तो होने जा रहा है, आगे क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम अवैध शाह साहब। अस्सलाम जी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 16 तारीख को सर्कुलर रेलवे, जो कि एक दरीना मसला था कराची की आवाम का कि सर्कुलर रेलवे ट्रैक बहाली नहीं हो रही थी, अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात थे, आपकी हुकूमत सूबे सिंध में है, ऐलान कर दिया कि अब शुरू होने लगा इफ्तिताह 16 तारीख को। किस तरह से अभी तक आप देख रहे हैं, तैयारियां हैं, कितना ट्रैक बहाल है, कितने में मजीद काम जारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आपने जो बात की कि देरीना मसला था कराची की ट्रांसपोर्ट का, वो तो बिल्कुल है। कराची की ट्रांसपोर्ट में सेक्टर में जो काम होना चाहिए था, जो प्रोजेक्ट्स आने चाहिए था, वो अभी तक शायद नहीं आए। सिर्फ सर्कुलर रेलवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पहले जायका की स्टडी में उठाया गया, जापानीज लोन के जरिए इसको करना था, फिर वहां से ये ड्रॉप हुआ, फिर सीपैक में इसको लिया गया। ऑरेंज ट्रेन जो लाहौर में बनाई गई है वो भी सीपैक में थी, और सर्कुलर रेलवे भी सीपैक में ही लिया गया था। और सर्कुलर रेलवे को अनफॉर्चुनेटली इस गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी मेहरबानी है, फेडरल गवर्नमेंट की, कि उन्होंने सीपैक में वो काम तो कर, लाहौर का हो गया, ट्रेन बन गई, और माशाल्लाह वो भी हमारा ही शहर है, वहाँ प्रोजेक्ट इफ्तिताह होने जा रहा है। और सर्कुलर रेलवे कराची को सीपैक से ड्रॉप करवा दिया गया, ML लाइन को तरजीह दी गई। ये बातें एक तरफ, मैं सिर्फ ये क्वेश्चन करूंगा, मैं बिल्कुल इस चीज पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। कराची के लिए कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, फेडरल गवर्नमेंट करे, हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, हेल्पिंग हैंड बनेंगे, वेलकम करेंगे। लेकिन अगर सर्कुलर रेलवे जो 60 की दहाइयों में शुरू हुई और 1999 में बंद की गई, अगर उसी तरीके से कुछ कॉस्मेटिक डिजाइन चेंजेस करके और उनको बहाल करनी है, तो उसको बहाल करने का फायदा क्या, और वो बंद क्यों की गई? इतने अरसे उन्होंने बंद क्यों रखी थी? सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं, बिल्कुल हम सिंध गवर्नमेंट की तरफ जो डायरेक्शंस आए, हमने बिल्कुल उनका अमल दरामद किया। सिंध गवर्नमेंट ने बार बार फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच किया, चीफ मिनिस्टर सिंध ने अप्रोच किया कि हम भी अपने फंड्स जो हमारा शेयर होगा चिप इन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये कराची के लिए वैसा ही मंसूबा सीपैक में लिया जाए, टेकअप किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट हमारी मदद करे, जिस तरह जदीद दौर का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो हम दे सकें। देखिए, पुरानी उसी रेलवे को बहाल करना, इस वक्त आप क्या 12 किलोमीटर का आपने कहा कि ट्रैक, देखें ये ट्रैक की जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव है वो भी सिंध गवर्नमेंट करके दे रही है। मैं रेलवे डिपार्टमेंट तो यही बात मैं करना चाह रही थी कि सबसे बड़ा मसला तो इस ट्रैक के ऊपर इंक्रोचमेंट का आ रहा है, और जो सिंध हुकूमत ने क्लियर करना है, तो सिंध हुकूमत कब तक फिर ये इंक्रोचमेंट क्लियर कर लेगा? अभी तो सिर्फ 12 किलोमीटर का दावा हो रहा है जी। देखिए जी, हमने उनको जितनी इंक्रोचमेंट रेलवे इंतजामिया ने निशानदेही करते जा रहे हैं, हम उनको क्लियर करके देते जा रहे हैं। इसमें रेलवे इंतजामिया का कोई एफिशिएंसी नहीं है, वो जहां तक हमें टारगेट देते हैं हम उनको पूरा करके देते हैं। एक छोटी सी जगह पे, पैच पे, जहाँ पे रीसेटलमेंट का एरिया है, वहां पे दुश्वारी है, लेकिन मोस्टली जहां जहां रेलवे डिपार्टमेंट ने हमें हेल्प के लिए कहा है, सिंध गवर्नमेंट ने वक्त से पहले वो काम पूरा करके दिया है कराची की एडमिनिस्ट्रेशन ने। जी देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन एक राइज होता है, बहुत अच्छी बात है कि 16 को इफ्तिताह कर रहे हैं, लेकिन क्या वो 1999 में बंद होने वाली KCR, अब वो जो उसकी अफादियत है इस वक्त, क्या वो राइडरशिप के लिए? शाह साहब, लेकिन जो बंद हुई थी 1999 में, उसकी वजह यही थी कि एडमिनिस्ट्रेशनली उसको नहीं देखा गया, फंड्स की कमी थी, इंक्रोचमेंट्स हो रही थी, उसको देखा नहीं गया है, इंतजामी की गफलत, जो भी उस वक्त हुकूमत थी उसकी उस तरह से उसको मैनेज ना करना, तभी बंद हुआ ना। एक चलता प्रोजेक्ट क्यों कोई बंद करेगा? अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी है मेरे भाई, तो ये 1960s में जब ये बनी, उस वक्त कराची की पॉपुलेशन कुछ और थी, उस वक्त उसके डायनामिक्स कुछ और थे। 99 में जिन वजूहात की बिना पे बंद हुई, इसकी राइडरशिप लो होती जा रही थी। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से उस वक्त भी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं था, सिंध गवर्नमेंट उस वक्त भी इसकी हेल्प कर रही थी। रेलवे डिपार्टमेंट से मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, अगर फेडरल गवर्नमेंट उसमें सिंध गवर्नमेंट की हेल्प कर दे, और उसमें ये सिर्फ एक कमिटमेंट वहां पे दे कि फेडरल गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट के साथ मिल के लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह लाहौर में बना है या दूसरे ममालिक में बन रहा है, हम तैयार हैं बनाने के लिए, तो क्यों ना इसको जदीद तर्ज पे बनाया जाए।
अब वही कॉस्मेटिक चेंजेस करके अगर पुराने डब्बे और पुराने इंजन इनको लाने हैं तो फिर इतने साल इन्होंने बंद क्यों रखी हुई थी? मेरा सवाल सिर्फ ये है, वो तो कब भी चला सकते थे। रेलवे के पास आज भी वो लोकोमोटिव एक्स्ट्रा मौजूद है, उनके पास रैक मौजूद है, सारी चीजें उनके पास मौजूद जो पहले भी। शाह साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं कि बजाय इसके कि कॉस्मेटिक चेंजेस करके ये सर्कुलर रेलवे शुरू करते, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होना चाहिए था। लेकिन आप भी बेहतर तौर पर समझते हैं, और आपको याद है आपने हमारे प्रोग्राम में एक दफा पहले भी ये बताया था कि वर्ल्ड बैंक के साथ या एशियन बैंक के साथ कुछ ताउन के साथ ट्रांसपोर्टेशन मोड्स के ऊपर बात हो रही है जो कराची में होगा। लेकिन सर्कुलर रेलवे अगर मीनवाइल चल पड़ती है तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट सिस्टम मजबूत होगा ना ट्रांसपोर्ट का कराची में। देखिए, मैंने आपको जिस तरह पहले कहा कि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज को। कोई भी प्रोजेक्ट अगर फेडरल गवर्नमेंट ही क्रेडिट लेना चाहे, करना चाहे, तो हम हेल्पिंग हैंड पहले भी थे, आज भी उनको है, तो हेल्प करने के लिए सिंध गवर्नमेंट तैयार है। लेकिन सिर्फ वजूहत ये है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो 12 किलोमीटर का पुराना ट्रैक क्यों बहाल कर रहे हैं? उसमें आगे सूबाई हुकूमत की कोई रजामंदी इसमें शामिल नहीं है। आप नहीं चाहते ये ट्रैक बहाल होता? मतलब ठीक है, आप बाकी प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ग्रीन लाइन भी उस पर भी काम होना है, और उसके अलावा जो बाकी आप मंसूबे कह रहे हैं, जो बसेस की बात हो रही है वो भी आ जाएगी। लेकिन फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? आपके पास प्लान क्या है मजीद बेहतर के लिए? क्योंकि सूबा सिंध का भी तो एक जिम्मेदारी बनती है ना इसमें। गवर्नमेंट की लिमिटेड फंड, सिंध गवर्नमेंट को इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट से 65 बिलियन का शॉर्टफॉल है। वो शॉर्टफॉल, वो उन पैसों का शॉर्टफॉल जो कलेक्ट सिंध गवर्नमेंट करती है ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, और फेडरल गवर्नमेंट को कलेक्शन भी पूरे करके सिंध गवर्नमेंट ही देती है। लेकिन जब सिंध गवर्नमेंट को पैसे मिलने की बारी आती है तो हर महीने शॉर्टफॉल। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमने बात नहीं की थी कि वर्ल्ड बैंक से और एशियन बैंक से हमारी बात चल रही है। हमारे जो वर्ल्ड बैंक के इश्तराक और एशियन बैंक के इश्तराक से जो प्रोजेक्ट है वो हमारे कंप्लीटली राइट हो गए। इंशाल्लाह रेड लाइन का प्रोजेक्ट हम फरवरी के एंड में ग्राउंड ब्रेकिंग करने जा रहे हैं कराची में, जो दुनिया का वाहिद बीआरटी होगा जो विदाउट सब्सिडी चलेगा। और येलो लाइन इंशाल्लाह हम जून में अगले साल ग्राउंड ब्रेकिंग, उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने जा रही है। देखिए, सिंध गवर्नमेंट की जितनी लिमिटेड फंड्स हैं उनमें हम यही कर सकते हैं कि फॉरेन डोनर्स के साथ मिला के हम कराची के लिए प्रोजेक्ट्स तो ला रहे हैं। बिल्कुल केसीआर चलनी चाहिए, जितनी भी हेल्प हो सकती होनी चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट आज भी फेडरल गवर्नमेंट को ये है कि अगर वो इस केसीआर को मॉडर्नाइज कर दें, लेटेस्ट जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस पर ले आए, तो सिंध गवर्नमेंट उनके साथ काम करने बिल्कुल सही। शाह साहब, आपने सही कहा कि आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सर्कुलर रेलवे चले, और ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको मॉडर्नाइज कर दिया जाए तो बेहतर हो जाएगा। ऐसा ना हो कि जो 99 में बंद कर दिया उसी तरह से उसी लेवल से उठा के अगर आप शुरू कर देंगे तो उसका फायदा नहीं होगा और लोग प्रेफर नहीं करेंगे ट्रैवल करने पे। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। वेल, थैंक यू सो मच शाह साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो ये तो वो तमाम सूरत हाल थी जिस पर सिंध हुकूमत ये कह रही है कि फेडरल हुकूमत को इंटरेस्ट लेना होगा, वो चाहे बजट में शॉर्टफॉल की मद में उसको खत्म करने की सूरत में हो, फिर कराची में सिंध हुकूमत के जितने इकदाम हैं, वो चाहे रेड लाइन है, येलो लाइन है, या ग्रीन लाइन पर ऑलरेडी काम हो रहा है, मैस ट्रांजिट का एक बड़ा नाम हम सुनते थे, उसी को अब लाइंस में कन्वर्ट करके काम करें, तो फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, ये वो कह रहे थे। लेकिन मुझे इसके साथ साथ एक और चीज़ में मामला लगता है कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। ये तो कह रहे थे कि इंक्रोचमेंट का इतना बड़ा मसला नहीं था, हमने हल कर दिया, लेकिन इंक्रोचमेंट का मसला तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था, सुप्रीम कोर्ट अभी भी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको हटाएं, इसकी डेडलाइन दी गई है। ये मसला था तभी सुप्रीम कोर्ट तक गया, अगर छोटा मोटा मसला होता तो ये इतना इशू ना बनता। बिल्कुल, इस हवाले से हम बात करेंगे, हमारे रिपोर्टर हबीब खान हमारे साथ मौजूद हैं और इंक्रोचमेंट से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि कराची में सफाई का प्रॉब्लम हो, नालों की सफाई का मसला हो, पानी खड़ा हो जाए, सर्कुलर रेलवे की बात हो, जगह जगह पर इस कदर तजावुजात हैं कि हर मसले का हल मुझे लगता है कि बॉटम में जाकर देखें तो वो तजावुजात और ये लगता है कि ऐसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात आने तभी काम होना है। अस्सलाम वालेकुम हबीब। वालेकुम अस्सलाम सीमन जी, ये मेरा गुस्सा तो आप सुन ही रहे थे तजावुजात के खिलाफ जो कराची शहर में मौजूद है, और तजावुजात ने न सिर्फ इसके हुस्न को गहना दिया बल्कि हर चीज़ को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तबाह करके रख दिया। क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल सीमल, जिस तरह अभी आप और अबू ज़र भी ये बता रहे थे कि कराची का जो सर्कुलर रेलवे ट्रैक के, अगर उससे हम आगाज़ करें तो सर्कुलर रेलवे का जो ट्रैक है उस पर पाकिस्तान रेलवेज़ भी दावा कर रही है कि पीर से जो है वो 4 ट्रेनों का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, 4 ट्रेनें चलेंगी। पिपरीता और रंगी जो है वो ट्रैक बताया जा रहा है, 60 किलोमीटर तवील का ये ट्रैक है जिसको बताया जा रहा है पाकिस्तान रेलवे की जानिब से, जिस पर ट्रेन चलेगी। लेकिन सवाल वही यहाँ पर आकर खड़ा होता है कि इंक्रोचमेंट जो इन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर मौजूद है
जिसको पाकिस्तान रेलवेज भी बार बार ये कहती है कि मरला वार जो है हम पाकिस्तान जो KCR के ट्रैक्स हैं इन पे काम करेंगे, ट्रेन का आगाज़ करेंगे। तो उसकी वजूहत यही है कि कराची का जो सर्कुलर रेलवे का बड़ा ट्रैक है, जो बड़ा हिस्सा है, वो अब भी तजावुजात से वो जो है भरा है। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाज़ाबाद, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया, गुलिस्तान जौहर, ड्रिग रोड और ये तमाम तर जो इलाके हैं ये अभी भी कराची सर्कुलर रेलवे से जो है वो महरूम रहेंगे, क्योंकि अब तक यहाँ पर तजावुजात जो है वो नहीं क्लियर की जा सकी है। आप कह रहे हैं कि तजावुजात जो है वो क्लियर नहीं की जा सकी हैं, अभी भी बहुत बड़ा मसला तजावुजात का है। अभी अवैध शाह साहब मिनिस्टर हैं, वो कह रहे थे कि जी तजावुजात पर हमने बहुत काम कर लिया है और तजावुजात खत्म हो गई हैं, इशू नहीं है और सिंध हुकूमत पर काम कर रही है। अच्छा, वो ये भी कह रहे थे कि जो रेलवे की तरफ से रिकमेंड किया जाता है एरिया, हम उसको हम क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तजावुजात पे कुछ हद तक काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है। यहाँ पे सिंध हुकूमत के ताउन के साथ पाकिस्तान रेलवेज़ की जानिब से हमने देखा कि कई मरतबा जो है वो कई बार ऑपरेशंस किए गए, लेकिन उन ऑपरेशंस में हमने देखा कि बारहा जो है वो यहाँ पर रुकावटों का सामना रहा। रिहायशी जो है वो जो आबादियाँ बन चुकी हैं, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर आबाद हैं, उनको हटाना एक सबसे बड़ा जो है वो इशू बनता है। हमेशा हमने देखा जब सुप्रीम कोर्ट में भी KCR मनसूबे के हवाले से समाअत होती है तो वहाँ पर लोग अपनी रिहाइश का जो मसला है वो लेकर जाते हैं कि हम यहाँ पर जो है वो रिहाइश पजीर है कई अरसे से। हबीब, मुस्तकिल तजावुजात है ना, फिर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को अकोमोडेट तो करना पड़ेगा, उनको ऑल्टरनेट देना पड़ेगा। कहाँ पर रखें उनको? बिल्कुल, यहाँ पर तो मुस्तकिल जो तजावुजात का लफ्ज़ है वो कहना दुरुस्त होगा, क्योंकि ये लोग यहाँ पर आबाद हैं। गुज़िश्ता 20 सालों से, जब से 1999 से ये KCR मनसूबा ख़त्म हुआ है, ट्रेन के चलना बंद हुआ है, तो लोग यहाँ पर आबाद हो चुके हैं। उन्होंने अपने पक्के मकानात जो है वो कई जगह पर बना लिए। अभी भी ऐसे ट्रैक्स मौजूद हैं जहाँ पर इमारतें बन चुकी है। क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अवैध शाह साहब की तरफ से कहा गया कि ये जो मनसूबा है बंद इसलिए किया गया क्योंकि इसकी इफादियत उतनी थी, लोग इतना यूज़ नहीं करते थे। लेकिन जो हमारे तक रिपोर्ट थी वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेशनली इसको ठीक नहीं देखा गया, इस पर गफलत दिखाई गई, फंड नहीं थे, इसलिए इसको बंद किया गया था। 99 में ये मुकम्मल तौर पर बंद क्यों हुआ था? बिल्कुल, देखें अबूजर, इसकी वजूहत यही है कि रेलवे इंतज़ामिया की भी नाअहली कहा जा सकता है, और साथ ही साथ जो इंतज़ामिया जो कि कराची इंतज़ामिया है, जो बल्दियाती निज़ाम है, उसकी भी नाअहली इसमें शामिल रहेगी, क्योंकि कराची सर्कुलर रेलवे एक मास ट्रांजिट का बड़ा मंसूबा है, जिससे हम आज भी अगर शहरियों से बात कर रहे हैं, निकल रहे हैं, इस बहाली के हवाले से पूछते हैं कि 4 ट्रेनें जो अब चलने जा रही हैं, तो उस पर भी शहरी जो है वो यही रद्द अमल देते नजर आ रहे हैं कि ये 4 ट्रेनें भी शहर कायद की आबादी के लिए नाकाफ़ी होंगी। कराची में कम से कम भी जो है वो 30 से 35 ट्रेनें इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम कराची में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल तबाह हाल है, ना ही यहाँ पे बसेस तबाह हाल है। अब ये देखना है कि सर्कुलर रेलवे 16 नवंबर तक वाकई में उसका इफ्तिताह होता है, और अगर तो सिर्फ ये 12 किलोमीटर के लिए इफ्तिताह होता है तो वो तो हमें समझ आ जाएगी कि इट्स जस्ट जैसे कहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर आपने सिर्फ मेकअप कर दिया उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए। लेकिन अगर बाकी ट्रैक के ऊपर भी काम तेजी से जो कह रहे हैं कि जारी है और वो भी खुल जाता है, डेट देंगे तो फिर है, कुछ ना कुछ अफादियत आएगा। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया हबीब, आपने हमें बताया इस वक्त सिचुएशन क्या है और किस तरह से वजूहत थी जिसकी वजह से इसको बंद किया गया था। अभी कौन से मसाइल हैं, इंक्रोचमेंट के अभी भी मसाइल कायम हैं, काम हो रहा है लेकिन मजीद काम होना बाकी है। कराची के अवाम को बेहतर सहूलियात चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके लिए सिंध हुकूमत है, फेडरल डिपार्टमेंट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट है, जो भी कर सकते हैं मैक्सिमम किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इसी के साथ हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं जी, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बात की ब्रेक पर जाने से पहले सुबह सिंध और कराची स्पेसिफिकली बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट के मसाइल की। दूसरी जानिब अगर बात की जाए पंजाब की, पहले भी हमने जिक्र किया कि पंजाब में बहुत काम किया गया, खुसूसन लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद और इसके साथ साथ फैसलाबाद में भी ट्रांसपोर्ट में ये काम किया गया कि बसेस लेके आए हैं, मेट्रो बसेस हैं, ऑरेंज ट्रेन है, इसके साथ साथ जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बड़ा बेहतर किया गया। अच्छा, ट्रांसपोर्ट का बड़ा एक फास्ट इम्पैक्ट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी आता है कि आपकी सड़कें कैसी हैं। अब एक और डेवलपमेंट होने जा रही है पंजाब में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी दे दी है। स्मॉग के सद्देबाब ये ज़बरदस्त व्हीकल्स होंगी जो लाहौर की सड़कों पर आपको नजर आएंगी, क्योंकि इनकी व्हीकल सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है वो भी फ़ाल कर लिया गया है और ग्रीन इलेक्ट्रिक बसें चलाने की मंजूरी अहम फैसला उस इजलास में हुआ जिसकी सदारत ऑब्वियसली
वज़ीर आला पंजाब खुद कर रहे थे। बिल्कुल, अब इलेक्ट्रिक बसेस हैं, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, ना कोई धुआं होगा, ना ही कोई स्मॉग इनकी वजह से क्रिएट होगी। ज़रूरी उमूर जल्द तय करने की हिदायत भी कर दी गई है। पंजाब में ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर सार्जेंट्स की भर्ती की भी मंजूरी दी गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन के रूट स्टेशन पर सफाई के इंतजाम बेहतर करने की भी हिदायत जारी कर दी गई हैं और इसके साथ साथ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया जाएगा। ये कहना है वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का। लाहौर में 103 किलोमीटर तवील 6 रूट्स पर इलेक्ट्रिक बसें ये चलाई जाएंगी, जो कि इब्तदाई तौर पर 6 होंगी और फिर उसके बाद उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज भी किया जाएगा। महकमा ट्रांसपोर्ट तमाम ऑपरेशंस का जायजा लेकर ये सिफारिशात पेश करेगी और फिर दीगर शहरों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। मेट्रो ट्रेन और स्टेशन पर सफाई से मुतालिक कोई समझौता नहीं होगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर फोकस्ड ये कल इजलास हुआ था, जिसके अंदर ये तय किया गया कि वो चाहे मेट्रो ट्रेन के स्टेशन की सफाई है, वो ऑरेंज ट्रेन से मुतल्लिका जितने भी रूट्स हैं उनकी सफाई के ऊपर बात हो या मजीद ट्रांसपोर्ट मीडियम इंट्रोड्यूस कराने की बात हो, पंजाब हुकूमत इसमें न सिर्फ विजिलेंट नजर आती है बल्कि एक्चुअली मैं समझती हूँ कि अगर ये फंक्शनल हो जाती है बहुत जल्द तो ये तारीफ होनी चाहिए हुकूमत की कि वो प्रायोरिटीज आवाम की सहूलत के लिए, ऑब्वियसली आवाम को बड़ा फायदा होगा इन बसेस की अवेलेबिलिटी के साथ और ट्रांसपोर्ट मीडियम जो है वो एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ चूंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस की हम बात करें तो इलेक्ट्रिक बसेस और साथ साथ इलेक्ट्रिक कार जो आ रही हैं पाकिस्तान में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। आइंदा चंद सालों में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कार्स पर भी बहुत काम हो रहा है और इलेक्ट्रिक बसेस पर भी काम हो रहा है। इलेक्ट्रिक बसेस से फ़ायदा ये होगा कि आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा माहौल, फिर इसके बाद आप जो इसकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है वो भी कम होगी। स्पेशली जब आपका शहर फॉर एग्जांपल लाहौर की ही अगर हम बात करें तो वो फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर आता है। बिल्कुल ऑब्वियसली जब लाहौर जैसे शहरों में अगर इसकी यूजेज होगी तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ओवरऑल ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ी ज़रूरी है। 38 इलेक्ट्रिक बसें चलना शुरू हो जाएंगी जी दिसंबर में। वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ से भी इस्लामाबाद में भी ये भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसके साथ साथ इस पर मज़ीद गैर मुल्की सरमायाकारी भी 3 से 5 बिलियन डॉलर होने जा रही है, जो कि ये भी बड़ी पॉजिटिव बात है। तो इस तरह से अगर काम किया जाए मजीद अपने शहरियों के लिए तो बड़ी अच्छी चीज़ है। बिल्कुल बड़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी तरफ एक और अच्छी चीज़ होने जा रही है जिसके ऊपर मैं और अबूज़र हमेशा हम एवरी नाउ एंड देन सेगमेंट्स करते रहते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ तबकात हैं जिसमें हम हर कभी ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, कभी मर्दों के हकूक़ की बात करते हैं और इसके साथ बच्चों को भी देखना है ना जी कि बच्चों के हकूक़ हमने कैसे देखने हैं। ऑब्वियसली अब हमने ये देखा कि अब जहाँ पर पढ़ाई बड़ी मतलब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए, पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पढ़ने के लिए हमने ये देखा है कि लाइब्रेरीज की कमी देखने में आई ओवरऑल। अब जब हमने देखा बिल्कुल, और लाइब्रेरीज का रुझान भी हमने कम देखा जब से डिजिटल दौर आया। उस तरह से किताबों से मोहब्बत या बच्चों में वो कल्चर हम इंट्रोड्यूस करा सके हैं या नहीं करा सके, ये ऑल टुगेदर एक अलग बहस जो है वो उसके ऊपर चल रही थी। सो अब पेशावर में एक बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ है जी और उसमें ये हुआ है कि मोबाइल लाइब्रेरी जो है वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दी गई है। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास जो है वो मोबाइल लाइब्रेरी ट्रेवल करके आ सकेगी और आप वहाँ से किताबें हासिल करेंगे। बिल्कुल, महकमा सयाहत KP हुकूमत की जानिब से ये अपनी नौयत के मुनफरिद मनसूबा है जिसको शुरू किया गया है। 10 से 50% सेल भी मिलेगी इनमें। किताबें जो हैं 1000 किताब एक गाड़ी के अंदर मौजूद होगी, आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर ये मौजूद होंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि मोबाइल लाइब्रेरी का इफ्तिताह जो कि कर दिया गया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आप सामने देख सकते हैं कि बस भी हम तस्वीर भी चला रहे हैं जिस बस में ये बुक्स पड़ी होंगी। और इसमें चूँकि 12 मिलियन रुपए से ये तमाम मनसूबा जो है मुकम्मल हुआ है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लाइब्रेरीज़ ऑब्वियसली यहाँ पर माहौल नहीं है, पूरे पाकिस्तान में देखा कि मज़ीद कोई लाइब्रेरियाँ नहीं बनी हैं। और अगर आप लाइब्रेरीज़ का एक माहौल, एक हैबिट्स लेकर आना चाहते हैं, इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो अच्छी बात है कि डोर स्टेप पे आप आ जाएं। यूनिवर्सिटी में अगर वहाँ पर लाइब्रेरी उस तरह से सहूलत नहीं थी तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी में अगर 2 बसें पहुँचेंगी या ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू मोबाइल आ जाएगी लाइब्रेरी, तो बड़ा अच्छा एक कदम। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि वी शुड अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स और इतना अप्रिशिएट करना चाहिए कि हर जगह पर इसको इंट्रोड्यूस कराया जाए। महकमा सियाहत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये शुरू किया गया अपनी नौयत का एक अलग ही मंसूबा था जिसमें तलबा और तालिबात को 10 से 50% तक रियायत पर किताबें फराहम की जाएंगी। और इस मोबाइल लाइब्रेरी में हैं जिसके अंदर लाइब्रेरी कायम की गई है, हर तरह की किताबें इसके अंदर अवेलेबल होंगी। एंड आई थिंक ये जब अवेलेबिलिटी आपके पास आ जाती है एक चीज़ की, तो उसके बाद जो है वो आप उसको ईजीली इंजॉय भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे फैसिलिटीज़ भी हासिल कर बिल्कुल। अब जब चूँकि बात हम करें फैसिलिटीज़ की, तो हमने ये देखा है कि लाइब्रेरीज़ में पढ़ने का शौक़ ऑब्वियसली
ऑब्वियसली बच्चों को होता है, बड़ों को भी होता है। वहीं पर बहुत से ऐसे हमारे माशरे में तबकात हैं जिनके पास वो सहूलियात मौजूद नहीं हैं कि वो स्कूल कॉलेज जा सकें, पढ़ सकें। उनको मेहनत भी करनी पड़ती है, साथ साथ अपने मामलात को भी उन्होंने देखना होता है कि हमने कैसे पढ़ाई करनी है। बिल्कुल, और वो मेहनत जो है अबूज़र वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए करनी पड़े तो बड़ा दुख होता है। सिर्फ अपने आप को ये बताने के लिए कि वो भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो चाहे ID कार्ड के हसूल से लेकर वोट के हसूल से लेकर एजुकेशन तक बात हो। हम बात कर रहे हैं ट्रांसजेंडर्स की, लेकिन एक और एहसन इकदाम पंजाब हुकूमत का, एक और ज़बरदस्त काबिश जिसके ऊपर काम होने जा रहा है, और वो है जी पंजाब हुकूमत ने ख्वाजा सराओं को कौमी धारे में लाने के लिए उन्हें तालीमी इदारों में तरजीही बुनियादों पर दाखिले, मुफ्त किताबें और फीस से भी खसूसी रियायत देने का फैसला किया। बड़ी अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है जी। ये तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं को तरजीही बुनियादों पर दाखिले देने के लिए पंजाब असम्बली में रिपोर्ट पेश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018 के तहत तालीमी इदारों में ख्वाजा सराओं को दाखिले दिए जाएंगे। और ये भी रिपोर्ट में कहा गया है कि महकमा हायर एजुकेशन तालीमी इदारों में फ़ीस की रियायत और मुफ्त कुतुब भी फराहम करें। बिल्कुल, मुफ्त कुतुब भी फराहम करेंगे और इनको एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एक्सेप्टेंस की जाएगी। इसका एक ऑन अ लार्जर स्केल इम्पैक्ट ये भी होगा कि ओवरऑल सोसाइटी में जब आप नॉर्मल लोगों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ, हमारे बच्चों के साथ स्कूल में एक ही जगह पर एजुकेशन हासिल करेंगे, सो वी विल लर्न कि हमें कैसे एक्सेप्ट करना है इन्हें और किस तरह से रिस्पेक्ट देनी है। जस्ट बिकॉज व्हाट दे आर, हम अपने आप को एक बिल्कुल साइडलाइन कर लेते हैं, कॉर्नर कर लेते हैं, डिफरेंट कर लेते हैं इन लोगों से। ये सोच अब हमें अपने बच्चों को देनी है जो चेंज होने की जरूरत है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ हमने देखा है कि ट्रांसजेंडर्स के लिए बहुत काम किया गया गुज़िश्ता 10 सालों में। ID कार्ड्स बनाए गए हैं, इनको इख्तियारात दिए गए हैं, इनको जॉब्स के लिए मज़ीद सहूलियात फराहम की गई हैं, कोटा सिस्टम बनाया गया है। अब चूँकि ये भी काम किया जा रहा है ख्वाजा सराओं के लिए कि तालीमी इदारों में भी उनको एडमिशन मिलेंगे तरजीह बुनियादों पर, तो ये भी पॉजिटिव बात है। इसके साथ साथ मेरे ख्याल में अब नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि बिजनेसेस जॉब जो हैं उसके लिए भी सहूलियात फराहम की जाएँ कि जॉब्स हों और उनको ये जॉब्स मिल भी सकें। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये बड़ा ज़रूरी भी है। और हमने देखा है कि ओवर दीज ईयर्स बहुत से ख्वाजा सरार एम्पावर भी हुए हैं, वो एजुकेशन हासिल करने के हवाले से हो, वो अपनी एम्पावरमेंट के हवाले से हो, बिजनेसेस के हवाले से हो। सो वी रियली अप्रिशिएट दिस स्टेप। लेकिन इसी के साथ आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे जो अंसर हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस बच्चे की बातें सुन के आप यकीन करें कि मुझे इस पर इतना प्यार आया, मतलब मुझे दुख भी बहुत हो रहा था, दिल शदीद दुखी हो रहा था, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बातें कर रहा था, अपनी हलाल कमाई का जिक्र कर रहा था, मुझे इतना प्यार आया इसके ऊपर कि मेरा दिल किया कि मैं इसे ढूंढूं कि जहां पर है और मैं जाके उससे मिलूं। एग्जैक्टली, हमारे यहाँ पे ऐसे बच्चे और ऐसे हमने नौजवान देखे हैं जो कि अपने घर को सपोर्ट भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं और खुददारी से करते हैं। वो ऐसा भी कहते हैं कि हम हलाल की कमाते हैं और हम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनते। ये बच्चा क्या कह रहा है, आप पहले वो सुनिए। काम बताए, कहाँ पर होते हो? हाँ? कहाँ पर होते हो? यहाँ पर तो मैं पैसा कमाता हूँ, आराम के नहीं कमाता हूँ, हलाल के कमाता हूँ। हलाल की कमाते हो, मेहनत करते हो? मेहनत करता हूँ, मानता नहीं, इससे तो जैसा तो नहीं आते ऐसे करता हूँ। अच्छा, हाँ, अब तो मेहनत करूँगा, मैंने मेहनत में पैसे नहीं थे। घर पे कौन कौन है? घर पे 6 बंदे, अम्मी, अबू और बहन और मैं, बस। अब्बू क्या करते हैं? अबू माजूर है। अब्बू माजूर है? हाँ। अम्मी? अम्मी कुछ भी नहीं। तुम मेहनत करके कमाते हो? हाँ, घर पे देते हो पैसे? घर पे रहता हूँ, मैं खाता नहीं, अपने अम्मी को दूँ ये बहुत है और अब्बू को, दोनों को दूँ ये बहुत है। अपने पैसे क्यों खाऊंगा? कितने कमा लेते हो दिन में? अभी अल्लाह की शुक्र कमाते हैं बहुत। और 100 रुपये का नोट भी जोड़ी है आज के साथ। खाना किसने दिलाया? खाना सर ने। सर ने? कौन से सर ने? दूसरा सर था। बाय पाजी। ये गुलदार है जी, मैं पैराडाइज बेकरी की तरफ ये बच्चा होता है। गुलजार जी थाना। गुलदार है जी थाना? अच्छा, इधर हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, कमाते हैं, हलाल के खाते हैं। हलाल की खाते हो? हाँ,
आराम के नहीं खाते। मतलब मुझे आराम के टेलीग्राम बाद में ही दोबारा वीडियो देख रही थी तो मुझे फिर से इतना प्यार आया जब उसने कहा खाता नहीं हूँ मैं, अपने पैसे हैं लेकिन खाऊंगा क्यों, अपनी अम्मी को देता हूँ या अब्बू को देता हूँ। बिल्कुल, ये बड़ी मतलब ज़बरदस्त आप बात है सोचें। और ये जज्बा ऑब्वियसली इस बच्चे के अंदर है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करता है। इसके वालिद माजूर हैं, अम्मी उसकी घर पर हैं और वो सपोर्ट करने निकला है, घर से बाहर निकलता है और पढ़ता भी है। ये भी उसने बताया कि मैं पढ़ता भी हूँ और इसके साथ साथ स्कूल बैग है स्कूल बैग है, उसके जिसके अंदर उसने अंदर से वो पैसे पैसे निकाल रखे रहा और था। मेहनत करता है, क्योंकि मेहनत में ही अजमत है और उसकी ये खुददारी, जो भी वो चीज़ लेने आया है या वो बाहर निकलता है, अपने काम करता है, सरंजाम देता है, वो बड़ी खुददारी से कर रहा है। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उसका कॉन्फिडेंस था, वो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त था। और आप देखें सड़कों पर हमें ऐसे बच्चे भी नज़र आते हैं जो कुछ नहीं करते और भीख मांगते हैं। हम उनके खिलाफ भी आवाज़ बुलंद करते हैं कि उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चे जो ये पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, घर की जिम्मेदारी को समझते हैं और ये समझते हैं कि उन्होंने हलाल कमाना है, मेहनत करके कमाना है, ऐसे बच्चों को मुझे लगता है रियासत को अपनी गोद में ले लेना चाहिए, अडॉप्ट कर लेना चाहिए, वजीफा लगाएं, इनके घर वालों को पैसे दें, खाना खिलाएं, जैसे मर्जी मैनेज करें। इस बच्चे का हक बनता है कि इसको एजुकेशन दी जाए, ये स्कूल में जाए और ये अपना नाम कमाए। जो बचपन में ऐसी सोच रखता है, बड़े होकर अगर उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी तो यकीन जानिए ये वो रोशन सितारा होगा जो पाकिस्तान को आगे लेकर बिल्कुल, जाएगा। बड़ी ये बात ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूट्स इन बच्चों को देखें जो मेहनत करते हैं, जो बाहर निकलते हैं, उनको फैमिली सपोर्ट चाहिए होती है, तभी वो निकलते हैं ना घरों से बाहर। और अगर वो काम कर रहे हैं, अगर वो मेहनत कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि जो भीख मांग रहा है या कोई ऐसे काम कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको हम सपोर्ट नहीं करते हैं, वो गलत है। लेकिन जो इस तरह से काम कर रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं, उन्हें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सपोर्ट किया जाए। बिल्कुल, और ये वीडियो दिखाने का आपको मकसद भी यही था कि शायद किसी को तरस आ जाए, शायद किसी को प्यार आ जाए, शायद किसी को ये ख्याल आ जाए कि हाँ मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेता हूँ और मैं इसको ढूंढता हूँ। लेकिन जितना वो जिम्मेदार और खुददार है, वो तो कहेगा कि मैं जिम्मेदारी अपनी खुद उठाऊंगा और मैं खुद निकलूंगा बाहर और मैं मेहनत करूंगा। ये तो सिर्फ गवर्नमेंट अगर करे तो मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मान जाएगा। मेरी और अबूजर की तरफ से इस बच्चे के लिए स्पेशल शाबाश। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे और इस तरह आप अपने वालिदैन के लिए ये सोच, ये जज्बा लेकर चलते रहें कि आपके वालिदैन आपकी जिम्मेदारी हैं इस छोटी सी एज में। 7-8 साल की एज होगी, इससे ज़्यादा तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है जी। इसके साथ ही अब हम यही सोचते हैं कि हमारे यहाँ माशरे में आखिर वो किसकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसा करना चाहिए। ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लोग आते हैं सामने, हमने देखा है कि कोविड हो, कोई भी क्राइसिस हो, लोग सामने आते हैं, लोग मदद करते हैं। ऑब्वियसली बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान उन मुल्कों में है जहाँ पर लोग सपोर्ट करने के लिए आगे निकलते हैं, लेकिन एट द फर्स्ट स्टेज ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। बिल्कुल, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है और उसको निभाना भी होगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं जी और मैच की बात कर लेते हैं जो कल पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाह-उल हक ने दौरा न्यूजीलैंड के लिए कौमी स्क्वाड टीम का ऐलान किया। बेसिकली मैं कहूँगी कि ये टीम नहीं थी, मेरी नाकिस जो एक वो तज्जिया कहता है इसके ऊपर, ये 35 खिलाड़ियों का एक पूल था जो अनाउंस किया गया कि इसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि वो टीम। जी, बेसिकली चूंकि न्यूजीलैंड जाना है तो ये टीम सिलेक्ट ऑब्वियसली जो प्लेइंग 11 होगी तो वो तो वहीं जाकर होगी, लेकिन ये पूल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोरोना डेज में ये कहा जा रहा है कि आप एक ही दफ़ा पूल लेकर जाएं वहाँ पर। न्यूजीलैंड वो पहुँचेंगे सारे और जाकर वहाँ पर क्वारंटीन करेंगे चंद दिन और उसके बाद आइसोलेशन में रहेंगे, फिर वहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे और ऑब्वियसली ये जो बायो बबल सिनेरियो होगा उसी में क्रिकेट खेली जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इनमें से अच्छे जो प्लेयर्स ऑब्वियसली हैं उन्हीं के नाम रखे गए हैं सामने, लेकिन जिन जिनको चांस दिया जाए सबको चांस देना चाहिए, क्योंकि ऐसे दौरों पर होता ये है कि एक प्लेयर को बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, वो बेचारा साथ होता है लेकिन उसको एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अभी तो हम उस पर बात कर लेते हैं और क्वेश्चन उस पर लगा देते हैं जिन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया गया। बहरहाल तीनों फॉर्मेट्स पर बाबर आजम जो है वो तो क़यादत करेंगे टीम की और इन खिलाड़ियों में हेड कोच के मुताबिक क़यादत बाबर आजम, जिसके साथ साथ 3 T20 मैच होंगे, 2 टेस्ट शेड्यूल होंगे। स्क्वाड में कप्तान बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान शामिल हैं, जबकि आबिद अली, अब्दुल्ला शफीक, फ़खर जमान, इमामुल हक, शान मसूद, जिशान मलिक, अजहर अली, दानिश अजीज़, फवाद आलम, हैदर अली, हारिस हुसैन, सुहेल तलत और इफ्तिखार अहमद भी शामिल हैं। और इसके अलावा इमरान भट्ट, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद रिजवान, रुहेल नज़ीर, सरफराज अहमद भी साथ होंगे। अमाद वसीम बड़े ज़बरदस्त हमारे ऑलराउंडर हैं, शादाब खान भी ऑलराउंडर, उस्मान कादिर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो भी साथ होंगे। यासिर शाह हैं, जफ़र गौर हैं, अमाद भट्ट हैं, ये नए प्लेयर हैं। फ़हीम अशरफ ऑलरेडी अच्छा खेलते हैं, हारिस रऊफ़, मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हसनैन ये फास्ट बॉलर्स, मोहम्मद मूसा, नसीम शाह जी, मोहम्मद मूसा भी ज़रूरी थे साथ, नए यंग टैलेंट है। शाहीन शाह अफरीदी जिस पर पाकिस्तान बहुत
डिपेंड करता है। सोहेल खान और सीनियर प्लेयर वहाब रियाज भी टीम का हिस्सा होंगे। अब मेरा सवाल ये है, मोहम्मद आमिर किधर है? मोहम्मद आमिर को क्यों नहीं सेलेक्ट किया गया? गुड परफॉर्मेंसेस। आप सीनियर और एक्सपीरियंस्ड बंदों को बिल्कुल ही, शोएब मलिक को आपने सेलेक्ट नहीं किया इस पूरे स्क्वाड के अंदर। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी कहीं ना कहीं बीच में अकोमोडेट करना चाहिए। आपने तमाम वो यंग टैलेंट जिन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट अच्छा खेला उसको पूल में शामिल कर लिया, बट हम हमेशा से बहुत से स्पोर्ट्स एनालिस्ट ये बार बार बात कर रहे हैं, डोंट रिलाई ऑन देम। न्यूजीलैंड की टीम एक बहुत एक्सपीरियंस्ड और ज़बरदस्त टीम है। इफ़ यू आर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन योर यंगस्टर्स, आप उनके करियर के साथ भी खेल रहे हैं अगर वो परफॉर्म ना कर सके, और आप टीम की जो सीरीज सारा बोझ यंगस्टर्स पे आ जाएगा तो सीनियर्स जो हैं उसको बैलेंस करते हैं, तो वो भी साथ होने चाहिए। कल मोहम्मद आमिर ने एक ट्वीट भी किया, किसी ने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं सेलेक्ट हुए या स्क्वाड में आप किधर हैं, तो उन्होंने नीचे जवाब दिया और लिखा हुआ था ट्विटर के ऊपर कि इसका जवाब तो मिसबा साहब ही दे सकते हैं, बट गुड लक फॉर द टीम। बिल्कुल, मेरे ख्याल में क्योंकि टेस्ट में तो वो खेलती नहीं ऑलरेडी, तो T20 में ऑब्वियसली हमारे पास ऑलरेडी एक बड़ा पूल है प्लेयर का, तो शायद इग्नोर हो गए हैं मोहम्मद आमिर। लेकिन लास्ट रिकॉर्ड देखा जाए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में उन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी हैं, तो उनको अगर साल लिया कि जाया जाता तो एनालिस्ट के मुताबिक अच्छा होता। लेकिन एनीवेज हम उम्मीद करते हैं जो भी अब ये पूल है ये अच्छा परफॉर्म करे और जीत कर आए। बिल्कुल जीत कर आए या कुछ और मज़े की हमें हाइलाइट्स देखने को मिले, मैच देखने को मिले, क्योंकि ग्राउंड तो आबाद नहीं होंगे, बट आई थिंक वी आर ओके विद दिस नाउ, वी आर ओके विद द न्यू नॉर्मल जो कोविड-19 इंशाल्लाह ये भी जल्द खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह ग्राउंड आबाद होंगे, लोग जाएंगे, क्राउड होगा, हम भी मैच देखेंगे। पाकिस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड आबाद हैं, क्राउड के साथ भी जल्द आबाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।